ये एक ऐसी कहानी है जहां शक्ति भाग्य से नहीं बल्कि निर्णयों से बनती है। अंधेरे में शुरू होने वाली कोई भी चीज जल्द ही हर संघर्ष के केंद्र में आ जाती है। अध्याय 106 अध्याय 103 अधिक लाभ प्राप्त करना। चूंकि मेंडेलेव को हॉटपॉट पसंद है, इसलिए उनमें से कुछ लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से मिलने का स्थान लाओफेंग का हॉटपॉट रेस्तरां बन गया। जब क्यूई युन वहां पहुंची, तब तक बाकी लोग काफी देर से शराब पी रहे थे। हाँ, ची युन, हमें मिले हुए काफी समय हो गया। मेंडेलीव की आवाज अभी भी बुलंद थी। उनका चेहरा गर्मजोशी भरी मुस्कान से दमक रहा था और वे बाहें फैलाकर आगे बढ़े। क्यूई युन तेजी से आगे बढ़ी, उसे गले लगाया और माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, मैं अभी अभी शहर से वापस आई हूँ। रास्ते में देरी हो गई, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। मेंडेलीव ने उदारतापूर्वक हाथ हिलाते हुए कहा, हम सब पुराने दोस्त हैं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, पहले मैं माफी मांगने के लिए खुद को 3 ड्रिंक्स पीकर सजा दे देता हूँ। पेंग गे और लाओ फेंग थोड़ा हट गए, जिससे क्यूई युन मेंडेलीव के बगल में बैठ सके। कुछ ड्रिंक्स के बाद टेबल पर माहौल जीवंत हो उठा। उन्होंने खाने के ऑर्डर पर चर्चा नहीं की, बल्कि मेंडेलीव द्वारा अपने देश की मौजूदा स्थिति के बारे में दी गई बातों को ध्यान से सुना। आप शायद जानते होंगे, मेरा देश इस समय बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। कई सामग्रियों की बहुत मांग है और कई व्यापारी आपूर्ति की तलाश में आपके देश आ रहे हैं। इसलिए भविष्य में हमारे सहयोग के कई अवसर होंगे। क्यूई युन मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया। हम आपके साथ दीर्घकालिक सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने की भी आशा करते हैं, ताकि हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकें और मिलकर व्यवसाय को और बड़ा बना सकें, जिससे सभी को लाभ हो। आपकी बात मुझे बहुत पसंद आई। यह सुनकर मेंडेलीव दिल खोलकर हंसे और अपना गिलास उठाते हुए बोले, चलिए हमारी दीर्घकालिक सहयोग की खुशी में जाम उठाते हैं। सभी ने अपने गिलास उठाए और उनमें मौजूद सारी शराब पीने के लिए अपने सिर पीछे की ओर झुका लिए। ची युन ने अपने होठों के कोने पहुंचे, पेंगे से नजरें मिलाने के लिए मुड़ा, फिर अपनी जेब से सिगरेट निकाली और सभी को एक एक सिगरेट दे दी। मैं पिछले 2 दिनों से शहर से बाहर था, इसलिए मुझे नहीं पता कि सूती कपड़े के बारे में आपकी चर्चा कैसी रही। मेंडेलीव ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया, धुएं का छल्ला उड़ाया और धीरे से कहा कि युन, चूंकि हम पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं खुलकर बात करूंगा। ची युन ने भी सिगरेट जलाई और एक कश लिया। बेशक, हमारे बीच कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मेंडेलीव ने सिर हिलाया और आगे कहा, सच कहूं तो किसी और ने मुझसे संपर्क किया था जो सहयोग करना चाहता था। मैंने उनके द्वारा लाए गए नमूने देखे हैं। गुणवत्ता लगभग वैसी ही है जैसी आपने प्रस्तावित की थी, लेकिन उनकी बताई गई कीमत 16,400 प्रति टन है, जो आपकी बताई गई कीमत से 600 कम है। अगर सिर्फ 1 या 200 लोग होते तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ काम करना पसंद करता, लेकिन मैं एक व्यवसायी हूँ, इसलिए मुझे बहुत खेद है। क्यूई युन ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह समझ गया है। पेंग गे का प्रस्ताव 17,000 प्रति टन था, जो पहले से ही सस्ता था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दूसरी पार्टी ने इससे भी कम कीमत की पेशकश की। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी सिगरेट का एक और गहरा कश लिया और पेंग गे के साथ एक और नजरें मिलाईं। पेंग गे ने जहां बैठे थे वहीं से उन्हें हल्के से सिर हिलाकर सहमति दी। इसलिए क्यूई युन ने अपना गिलास उठाया और मेंडेलीव के साथ फिर से पिया और आगे कहा, मैं आपके विचारों को पूरी तरह से समझता हूं, लेकिन अगर यह सिर्फ कीमत को लेकर असहमति है तो हम निश्चित रूप से इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। चूंकि आप इतने ईमानदार हैं मेंडेलीव, मैं आपको सच बता देता हूं, हमारा आपूर्ति चैनल स्थानीय सबसे बड़े कपड़ा कारखाने से है और हमें इसकी कीमत 16,000 प्रति टन पड़ती है। मैं आपको इस संपर्क से परिचित करा सकता हूं, जिससे आप सीधे कारखाने से आपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर मेंडेलीव की आंखें चमक उठीं। क्या आप सच कह रहे हैं? यदि कीमत 16,000 रुपए प्रति टन हो तो उनकी लागत में काफी कमी आ सकती है। इसके अलावा इस संपर्क के चलते अगर भविष्य में कभी उसे कपड़े की जरूरत पड़ती है तो उसे व्यक्तिगत रूप से आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वह सीधे कारखाने से कम कीमत पर सामान प्राप्त कर सकेगा। ची युन का यह कार्य अपने स्वयं के लाभ उसे सौंपने के समान था, जिससे वह काफी आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। बेशक, आपने कहा कि हम दोस्त हैं, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से ईमानदारी दिखानी होगी। क्यूई युन ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती भी है। अर्थात मुझे आशा है कि भविष्य में इस देश में आपके साझेदार के रूप में केवल हम ही होंगे। मेंडेलीव ने यह सुना और क्यूई युन को एक लंबी नजर से देखा। कुछ देर बाद उसने मेज पर जोर से हाथ पटका और बेबाकी से कहा कि युन, मैं तुमसे पक्का दोस्ती करूंगा। तुम्हारी इस हिम्मत के लिए अब से मैं इस देश में सिर्फ तुम्हें ही पहचानूंगा। पेंग गे, जो पूरे समय चुप रहा था, उसने भी मन ही मन सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसका भाई अधिक निर्णायक होता जा रहा है। ची युन मुस्कुराए, अपना गिलास उठाया और मेंडेलीव के गिलास से फिर टकराया। सहयोग से खुशी हुई। आशा है कि हम भविष्य में मिलकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने रियायत दे दी है।
लेकिन वास्तव में उसे भविष्य में और भी अधिक लाभ प्राप्त होंगे। सारी चर्चा हो जाने के बाद पेंगे मेंडेलीव के साथ फुट मसाज करवाने चले गए, जबकि क्यूई युन ने लाओ फेंग को अलविदा कहा और उन्हें घर छोड़ने के लिए एक ड्राइवर किराए पर लिया। जब उसने दरवाजा खोला तो झाओ किंग उसे वापस आते देख उत्साह से उसकी बाहों में दौड़ पड़ी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गए हो। क्यूई युन मुस्कुराई और धीरे से उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, हाँ, मैंने मूल रूप से 8 बजे तक घर लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं कुछ व्यावसायिक मामलों पर चर्चा करने गई थी। झाओ किंग ने जब उसे अपने आलिंगन से मुक्त किया तो उसने उसका कोट उतारने और उसे टांगने में उसकी मदद की। फिर उसने उसके आसपास सूंघा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह अजीब है, गर्मागर्म सूप की गंध के अलावा आप पर इत्र की खुशबू भी क्यों है? ची युन थोड़ी हैरान रह गई। क्या यह वांग फी की खुशबू थी? इससे पहले जब वह उस महिला को घर छोड़ने गया था तो वह काफी उद्दंड थी, लगभग उससे चिपकी हुई थी। उसने अपने कपड़े पकड़े और उन्हें सूंघा, लेकिन उसे केवल गर्मागर्म सूप की तेज गंध ही महसूस हुई। उसे अचानक एहसास हुआ कि झाओ किंग उसकी परीक्षा ले रही थी। क्यूई युन को उसकी त्वरित प्रतिक्रिया से मन ही मन राहत मिली, लेकिन उसका चेहरा शांत बना रहा। उसने व्यंग्यात्मक और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कोई गंध नहीं है। मैं अभी कुछ लोगों के साथ खाना खा रहा था। झाओ किंग ने कुछ सेकंड तक उसे घूर कर देखा, फिर उसे उसकी बातों पर यकीन हो गया। तुम मुझसे झूठ मत बोलना। ची युन ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर शब्दपूर्वक इशारा किया, मैं तुमसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मैं सच कह रही हूँ। झाओ किंग ने राहत भरी मुस्कान के साथ उसका हाथ थामते हुए कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तुम थके हुए होगे। मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है, जाकर खा लो। ची युन के दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम अब भी सबसे ज्यादा विचारशील हो। हम झाओ किंग को कुछ असामान्य लगा और उसने एक बार फिर उस पर अपनी निगाहें टिका दी। तुम्हारे इस टिप्पणी का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि कुछ और महिलाएं भी हैं जो तुम्हारे प्रति विचारशील नहीं हैं? नहीं, आपने गलत समझा। क्यूई युन ने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, कोई दूसरी महिला नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपका साथ होना वाकई बहुत अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर झाओ किंग का चेहरा काफी नरम पड़ गया। तो जल्दी करो, अपना दलिया खत्म करो और जाकर नहा लो। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगी। ठीक है, क्यूई युन मुस्कुराई और सिर हिलाया। उसके कमरे से चले जाने के बाद उसने राहत की सांस ली। ऐसा क्यों लग रहा है कि झाओ किंग में थोड़ा बदलाव आ गया है? कल रात वांग फी के खिलाफ मैंने अपनी पकड़ बनाए रखी, यह अच्छी बात है, वरना अपने मौजूदा स्तर पर मैं बाद में निश्चित रूप से अपनी हार मान लेता। उसे अपने प्रशिक्षण में वाकई और अधिक मेहनत करने की जरूरत थी। बेडरूम में प्रवेश करते ही क्यूई युन ने अपनी छोटी बेटी को गहरी नींद में सोते हुए देखा और चुपके से बाहर निकलने से पहले उसके गाल पर एक हल्की सी चुंबन दी। आज की सूचना, एक लाल किंगफेंग मनोर की बिल्डिंग 11 के कूड़ेदान में एक फ्रेम लगी जर्सी मिली है, जिसे सी रोनाल्डो ने 29 मई 2016 को चैंपियंस लीग फाइनल के दौरान पहना था और इस पर उनके निजी हस्ताक्षर हैं। इसका मूल्य निर्धारित करना कठिन है। आज की सूचना 2, नीला हाओयुआन प्राकृतिक गैस कंपनी ने आधे घंटे पहले एक अत्यंत विशाल गैस क्षेत्र की खोज की है, जिसमें प्रचुर भंडार और उच्च शुद्धता है, और यह खबर अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। पुनश्च पिछले कुछ दिनों में सब्सक्रिप्शन की संख्या में भारी गिरावट आई है। सोचने पर लगा कि शायद हाल के अध्यायों में भावनात्मक कथानक थोड़े उबाऊ हैं, इसलिए मैंने पिछली रात लिखे गए 2 अध्यायों को हटाकर दोबारा लिखा है। इसलिए मैं अभी 2 अध्याय पोस्ट कर रहा हूँ और एक और अध्याय बाद में आएगा। अध्याय 107 से 104 नीले स्तर की बुद्धिमत्ता को पुनः ताजा किया गया। अध्याय 104 नीले स्तर की बुद्धिमत्ता पुनः ताजा हुई। कई दिनों के बाद सिस्टम आखिरकार एक बार फिर बहुमूल्य नीली जानकारी के साथ रिफ्रेश हो जाता है। ची युन अपने सामने की स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था। वह हाओयुआन नेचुरल गैस कंपनी से अच्छी तरह परिचित था, जिसका जियांग प्रांत में लगभग एकाधिकार था। एक गैस कंपनी द्वारा एक बहुत बड़े गैस भंडार की खोज, जैसे ही यह खबर बाहर आएगी, शेयर की कीमत में उछाल आना तय है। लेकिन अब जबकि केक ठीक उसके सामने है, फिर भी समस्या यह है कि उसका एक टुकड़ा कैसे प्राप्त किया जाए। यानी उन्हें शेयर बाजार में कारोबार का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, यहाँ तक कि उनका कोई खाता भी नहीं है। इसके अलावा एक बार जब यह खबर बाहर फैल जाती है तो शेयर की कीमत कितनी बढ़ेगी और कब बेचना है, इन सभी का सही आकलन करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। हालांकि उन्होंने कभी स्टॉक ट्रेडिंग नहीं की है, लेकिन उन्होंने शेयर बाजार की भयावह प्रकृति के बारे में सुना है। वह नहीं चाहता कि उसकी मेहनत से बचाई गई धनराशि उसमें फंस जाए। क्यूई युन ने अपना फोन निकाला और ऑनलाइन सर्च किया। खाता खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सत्यापन में 1 दिन लग सकता है। तब तक मौका हाथ से निकल चुका होगा। काफी सोच विचार करने के बाद उसे एक विचार आया।
हालांकि जर्सी के बारे में दूसरी जानकारी का मूल्य तुरंत स्पष्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने पहले उसे प्राप्त करने का फैसला किया। सहज ही मन में उसका मन हुआ कि वह गाड़ी चलाकर उसे ले आए, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसने शराब पी रखी है और झाओ किंग अभी भी उसका इंतजार कर रही है। इसलिए उसने अपना फोन उठाया और अपने अधीन काम करने वाले इकलौते कर्मचारी झोंग रुई को फोन किया। हे बॉस, सो गया क्या? अभी नहीं, क्या आपके पास कोई निर्देश है? बात कुछ इस तरह है। समझाने के बाद क्यूई युन ने आगे कहा, इस यात्रा के लिए आपको अतिरिक्त काम करना होगा। अतिरिक्त काम के लिए 500 युआन और यात्रा खर्च के लिए 200 युआन मिलेंगे। इतना बड़ा इनाम सुनकर फोन के दूसरी तरफ मौजूद झोंग रुई ने उत्साह से जवाब दिया, चिंता मत करो बॉस, मैं अभी निकल रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। फोन रखने के बाद क्यूई युन नहाने के लिए बाथरूम में गई और फिर काम करने के लिए झाओ किंग के घर चली गई। अगले दिन भोर होने से पहले ही क्यूई युन वांगफी के विला की घंटी बजा रही थी। नींद से भरी आंखों से वांगफी ने दरवाजा खोला। उसे दरवाजे पर देखकर उसने थोड़ा आश्चर्य जताते हुए पूछा, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि ची युन कुछ जवाब दे पाती, उसे अचानक कुछ याद आया। उसने मुंह बनाया और उसकी छाती पर हल्का सा मुक्का मारा, फिर ऊपर की ओर मुड़कर कंबल के नीचे वापस चली गई। क्यूई युन उसकी अचानक की गई हरकत से थोड़ा अचंभित रह गया, लेकिन उसने चुपचाप दरवाजा बंद किया और उसके पीछे पीछे ऊपर चला गया। बेडरूम में वांगफी कंबल में लिपटी हुई थी, केवल उसका सिर बाहर झांक रहा था, आंखें बंद थीं और वह सोने का नाटक कर रही थी। बिस्तर के पास बैठी क्यूई युन ने सोने का नाटक कर रहे वांगफी को देखा और कहा, पहले उठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वांगफी ने मुंह फेर लिया, रूठी हुई सी दिख रही थी और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। असहाय होकर आह भरते हुए क्यूई युन ने धीरे से उसके कंधे को छुआ। तुम्हारे चुप रहने से मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती की है। कुछ देर बाद वांगफी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और हैरानी से उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें कल रात मेरा इंतजार करने के लिए कहा था, तुम कहाँ चले गए थे? तो बात यही थी। क्यूई युन ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी और हल्के से खांसते हुए कहा, ओह, मेरे दोस्त ने कल रात एक जरूरी काम से फोन किया था। जाने से पहले आपको बताने का समय नहीं मिला, माफ कीजिएगा। वांगफी ने ठंडी सी सांस ली और चुप रहा। वांगफी के सिर्फ गुस्से का दिखावा करने की बात जानते हुए क्यूई युन सीधे मुद्दे पर आ गई, चाहे वो सुनना चाहे या न चाहे, वित्त विभाग में तुम्हारी वो दोस्त, उसका नाम लिन याओ है ना? हम तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वांगफी ने शरारती अंदाज में उसकी तरफ देखा, तुम्हें उस पर क्रश है? वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? उसका फिगर मुझसे बेहतर है? उन सवालों की बौछार ने क्यूई युन को थोड़ा हैरान कर दिया। वह उठा, असहाय होकर आह भरी और बोला, मैं यहाँ काम की बात कर रहा हूँ। वांगफी बिस्तर से उठी, अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और सीधे देखते हुए बोली, क्या बात है, बताओ। वह जो कुछ भी कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ। ची युन ने अपनी घड़ी देखी, लगभग 9 बज रहे थे और बाजार खुलने में आधा घंटा बाकी था। वह एक सिक्योरिटीज कंपनी में काम करती है ना? वांगफी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह एक पेशेवर स्टॉक ब्रोकर हैं। क्या आप स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं? क्यूई युन ने जवाब दिया, लेकिन मेरा कोई खाता नहीं है। मुझे शेयर खाता खोलने में उसकी मदद चाहिए। कल रात मुझे एक दोस्त से पता चला कि हाओयुआन नेचुरल गैस कंपनी ने एक बड़ा गैस भंडार खोजा है। यह खबर अभी गोपनीय है। मैं कुछ शेयर खरीदने की योजना बना रहा हूं और फिर बाद में आपके दोस्त को इसे संभालने दूंगा। वांगफी ने अपनी भौहें उठाईं, उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव झलक रहा था। हाओयुआन नेचुरल गैस, यह तो उद्योग की एक दिग्गज कंपनी है। अगर उन्होंने एक बहुत बड़ा गैस भंडार खोज लिया है तो यह वाकई एक बड़ी बात होगी। क्या आप इस जानकारी की विश्वसनीयता को लेकर आश्वस्त हैं? ची युन ने गंभीरता से सिर हिलाया, बिल्कुल भरोसेमंद। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप भी कुछ खरीदकर परीक्षण कर सकते हैं। वांगफी ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ी, फिर बिस्तर के पास से अपना फोन उठाया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन करके आधे घंटे में कंपनी में मिलने का समय तय किया। उंगशान सिक्योरिटीज के बाहर जैसे ही लिन याओ अपनी कार से उतरी, उसने कुछ ही दूरी पर क्यूई युन और वांगफी को देखा। वांगफी की ओर हैरानी से देखते हुए उसने कहा, यह तो सिर्फ एक खाता खोलना है, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? वांगफी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, पहले उसकी मदद करो, मैं बाद में समझा दूंगा। तीनों लिफ्ट से 6ठी मंजिल पर स्थित कार्यालय में गए। क्यूई युन ने सभी आवश्यक दस्तावेज मेज पर रख दिए और लिन याओ ने कुछ देर कंप्यूटर पर काम किया, जिसके बाद 20 मिनट में खाता खुल गया। खाता खोलते समय क्यूई युन ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समाचार प्लेटफार्मों को फिर से देखा कि संदेश अभी तक लीक तो नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने अपने फोन पर स्टॉक ऐप में लॉग इन किया और 980,000 युआन ट्रांसफर कर दिए।
नाक से सूंघने वाली उस बोतल को खरीदने के बाद उसके बैंक खाते में 988,000 युआन बचे थे, यानी उसने इस बार पूरी रकम दांव पर लगा दी थी। आज एसटी हाउ युआन के शेयर की कीमत 11.27 युआन थी और उसने अपना खाता खाली कर दिया और 80,000 से अधिक शेयर खरीद लिए। काम खत्म होने के बाद उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया और लिन याओ से कहा, क्या मैं आपको अपना खाता संभालने का जिम्मा सौंप सकता हूँ? लिन याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अभी अभी आपका ऑपरेशन कुछ ज्यादा ही आक्रामक था? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वांग फी ने लिन याओ के सामने अपना फोन लहराया, क्योंकि उसने भी 2 मिलियन मूल्य के हाउ युआन शेयर खरीद लिए थे। वांग फी के फोन पर ट्रेडिंग रिकॉर्ड देखकर लिन याओ थोड़ी हैरान रह गई और आश्चर्य भरी अभिव्यक्ति दिखाते हुए बोली, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? वांग फी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मुझे विश्वास है कि इस शेयर की कीमत बढ़ेगी। मेरा सुझाव है कि आप भी थोड़े शेयर खरीद लें। लिन याओ की आंखों में एक चमक आई। कुछ देर बाद जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने तुरंत चेतावनी देते हुए कहा, क्या तुम दोनों को कोई जानकारी मिली है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तथाकथित अंदरूनी सूचनाएं ज्यादातर भ्रामक होती हैं। इन पर आसानी से विश्वास मत करना। वांग फी ने जम्हाई ली, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। उसने धीरे से लिन याओ के गोरे चेहरे को छुआ और मजाक में कहा, बस सोचा तुम्हें बता दूं। मैं वापस जाकर थोड़ी नींद पूरी कर लूंगी। सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद क्यूई युन ने लिन याओ की ओर देखा और कहा, तो मैं आपको परेशान करूंगा। मुझे शेयर बाजार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आप तय करें कि कब बेचना है। अध्याय 108 से 105 फिर से सब कुछ दांव पर लगाना। अध्याय 105 फिर से सब कुछ दांव पर लगा दिया। सिक्योरिटी बिल्डिंग से निकलने के बाद क्यूई युन वांग फी को घर ले गया और फिर किराए के कार्यालय के लिए गाड़ी चलाकर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि झोंग रुई फर्श पर पोछा लगा रही थी। ची युन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हालांकि इस कार्यालय का उपयोग बहुत कम होता था, फिर भी दूसरी पार्टी का रवैया सराहनीय था। झोंग रुई ने कार के दरवाजे पर ताला लगने की आवाज सुनी, अपना सिर बाहर निकाला, देखा कि वह क्यूई युन था और तुरंत उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। मालिक, क्यूई युन ने उसकी ओर सिर हिलाते हुए कहा, हम्मा, क्या तुम्हें कल रात वाली जर्सी मिली? यह आपके कार्यालय में है। मेरे कार्यालय? क्यूई युन अंदर गई। 3 कमरों में से एक में ऑफिस डेस्क, सोफे और कॉफी टेबल का एक सेट था। दूसरे कमरे में केवल एक साधारण मेज और एक कुर्सी थी। झोंग रुई डेस्क तक गया, फ्रेम में लगी जर्सी उठाई और उसे क्यूई युन को सौंप दिया। क्यूई युन ने उसे उठाया और देखा, रियल मैड्रिड की सफेद नंबर 7 वाली जर्सी। कौन जाने यह कितने में बिकेगी? बाद में इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देना, इसकी कीमत 50,000 रख देना और देखना कि कोई इसे खरीदता है या नहीं। मैं तुम्हें बाद में जानकारी भेज दूंगा। ठीक है बॉस, झोंग रुई ने सिर हिलाया। वैसे पिछली बार आपने मुझे जो सामान संभालने के लिए कहा था वह बिक चुका है, कुल मिलाकर 1,30,000 का। मैंने खरीदार से उस खाते में पैसे ट्रांसफर करवा दिए हैं जो आपने उसी दिन खोला था। फिर क्यूई युन को याद आया कि उसने जाने से पहले उसे उन गैस कार्डों और उन नोटों को संभालने के लिए कहा था। ठीक है, महीने के अंत में टैक्स रिपोर्ट भरने में मेरी मदद करना याद रखना। उसने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला और वाकई दूसरे खाते में 1,30,000 रुपए जमा थे। उन्होंने पिछली बार 2 खाते खोले थे, एक सार्वजनिक लेन देन के लिए जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों से निपटने और वेतन और सामाजिक सुरक्षा का भुगतान करने के लिए किया जाता था। दूसरा एक निजी खाता था जिसका उपयोग कुछ संग्रहों के लिए किया जाता था, जिससे झोंग रुई के लिए कर रिपोर्टिंग में मदद करना सुविधाजनक हो जाता था। उसे निर्देश देने के बाद जब उसने देखा कि लगभग 11 बज चुके हैं, तो क्यूई युन ने अनुमान लगाया कि शी फेंग का घर अब तक खुला होना चाहिए और उसने जाने का फैसला किया। अगर कोई बात होती है तो मैं आपको फोन कर दूंगा, आपको हर समय यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। झोंग रुई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, अपना ख्याल रखना बॉस। क्यूई युन कार में बैठी, इंजन स्टार्ट किया और एंटीक स्ट्रीट की ओर चल पड़ी। क्यूई पवेलियन में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन शी फेंग चिंतित दिख रहा था और उसके माथे पर पहले से ही कम बाल और भी कम होते जा रहे थे। तुम इतने थके हुए क्यों दिख रहे हो? क्यूई युन ने अनजाने में मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। शी फेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और आह भरी, उफ, मैंने परसों एक गलत फैसला ले लिया। मुझे कुछ नया सामान मिला और 4 लाख का नुकसान हो गया। ची युन थोड़ा स्तब्ध रह गया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मेरे पास यहाँ 2 चीजें हैं, देखिए क्या इनसे आपको कुछ नुकसान की भरपाई करने में मदद मिल सकती है। यह कहते हुए क्यूई युन ने नाक से सूंघने वाली 2 बोतलें और एक जेब घड़ी निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। यह सुनकर शी फेंग की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसकी निगाहें मेज पर रखी वस्तुओं पर टिक गईं। उसने सावधानी से हाथ बढ़ाया, नाक से सूंघने वाली एक बोतल उठाई और उसकी बारीकी से जांच की।
ची युन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने सिगरेट जलाई और दूसरे के आराम से समय लेने का इंतजार किया। कुछ मिनटों के बाद शी फेंग ने वस्तुओं का निरीक्षण पूरा कर लिया और उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव दिखाई दिया। उसने क्यूई युन की ओर देखते हुए कहा, ये दोनों सूंघने वाली बोतलें अच्छी हैं। बाजार में इस तरह के मेल खाते जोड़े दुर्लभ हैं, है ना? मैंने इस जोड़ी को एक साथ लाने के लिए काफी मेहनत की है, क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शी फेंग ने सिर हिलाया और हिचकिचाते हुए पूछा, आप यह जोड़ी मुझे कितने में बेचने की योजना बना रहे हैं? मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, बस मुझे 6 लाख दे दीजिए। यह सुनकर शी फेंग ने भौहें चढ़ा लीं और तुरंत जवाब देने के बजाय मन ही मन लाभ की गणना करने लगा। कुछ देर बाद उसने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और धीरे से बोला, भाई, ऐसा नहीं है कि मैं मोलभाव करना चाहता हूँ, लेकिन 6 लाख की कीमत वाकई थोड़ी ज्यादा है। 5,50,000 कैसा रहेगा? मुझे थोड़ा और मुनाफा दे दीजिए। क्यूई युन ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं इस बार आपकी बात मान लेता हूँ, चलिए आपकी बताई कीमत पर ही सौदा कर लेते हैं। उसे सहमत होते देख शी फेंग की भौहें तुरंत तन गईं और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर उसने जेब घड़ी उठाई और कहा, सच कहूँ तो मैं बता सकता हूँ कि यह चीज काफी पुरानी है, लेकिन मुझे इसका महत्व समझ नहीं आ रहा है। यह घड़ी विशेष रूप से स्पेन के जोस एचगारे द्वारा 1883 में बनवाई गई थी। आप देख सकते हैं कि घड़ी के केस के पीछे उनके शुरुआती अक्षर उकेरे गए हैं, जो इसे कुछ संग्रहणीय मूल्य प्रदान करते हैं, क्यूई युन ने समझाया। यह सुनकर शी फेंग ने अपने हाथ में मौजूद जेब घड़ी को घुमाया और वास्तव में नीचे कुछ छोटे अक्षर देखे। ऐसा क्यों न हो कि आप यह सामान अभी मेरे पास छोड़ दें। मैं इसे बेचने में आपकी मदद करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे खरीद लूं, तो शायद मैं आपको अच्छी कीमत न दे पाऊं। ठीक है, चलो तुम्हारी सलाह मान लेते हैं। ची युन ने बिना ज्यादा सोचे समझे सहमति दे दी, क्योंकि वैसे भी उसे इस घड़ी से कोई खास उम्मीदें नहीं थीं, क्योंकि उसने इसे सिर्फ 3,000 युआन में खरीदा था। लेन देन पूरा होने के बाद क्यूई युन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह जाने ही वाला था कि शी फेंग ने उसे रोक लिया। जाओ मत, बेई हमेशा एक छोटी सी सभा आयोजित करता था। क्या तुम इसमें रुचि रखते हो? इसमें हमारे ही जान पहचान के लोग आते हैं। ची युन थोड़ी देर रुकी, एक पल सोचा और फिर बोली, क्या मेरा जाना उचित होगा? मुझे हमेशा बेई ने आमंत्रित नहीं किया था। अगर मौका मिलता तो वह स्वाभाविक रूप से जाने को तैयार होता। आखिर अपने संपर्कों का विस्तार करने में कोई बुराई नहीं थी। शी फेंग हंसते हुए बोला, किसने कहा कि तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया था? उसने कल मुझे फोन किया था और तुम्हें साथ लाने की बात कही थी। अगर तुम आज नहीं भी आते तो भी मैं तुम्हें फोन कर देता। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ अपने ज्ञान का विस्तार करने चलता हूँ, क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। दोनों चाय पीते रहे। इसी दौरान क्यूई युन ने अपना फोन निकालकर बाजार मूल्य देखा। एसटी हाउ युआन के शेयर की कीमत अभी भी लगभग 11 युआन थी, इसलिए उसने तुरंत अपने खाते से 6,50,000 रुपए निकालकर 50,000 से अधिक शेयर खरीद लिए। सुबह के 98,000 में और जोड़कर उसने पहले ही 163,000 की खरीदारी कर ली थी। वैसे बॉस शी, क्या आप शेयर बाजार में भी निवेश करते हैं? यह सुनकर शी फेंग ने झट से अपना सिर हिलाया और कहा, यह मामला प्राचीन वस्तुओं के कारोबार से भी कहीं अधिक पेचीदा है, मैं इसे संभाल नहीं सकता। क्यूई युन मुस्कुराई और उसने इस विषय पर आगे कोई चर्चा नहीं की। उसने भाई पेंग और अन्य लोगों को मुनाफा कमाने में मदद करने के बारे में सोचा था, लेकिन पहली बात तो यह थी कि उनमें से कोई भी शेयर बाजार में निवेश नहीं करता था, और दूसरी बात उसे चिंता थी कि वे शेयर बाजार से मिलने वाले त्वरित धन के लालच में बहक सकते हैं। आखिरकार, जैसा कि शी फेंग ने सही कहा, इस तरह की चीजों की वजह से लोगों का इमारतों की छतों पर पहुंच जाना कोई असामान्य बात नहीं है। आम आदमी के लिए इसे संभालना मुश्किल है। दोनों ने थोड़ी देर और बातचीत की, फिर वे सभा स्थल की ओर चले गए। शी फेंग के अनुसार ये सभाएं लगभग हर महीने आयोजित की जाती थीं, जहां लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे और यदि कोई अच्छी वस्तुएं लाता था तो उनका व्यापार भी कर सकते थे। सभा स्थल एक प्राचीन शैली का आंगन था, जो एक क्लब के रूप में कार्य करता था और आमतौर पर जनता के लिए खुला नहीं होता था, केवल सदस्यों का ही स्वागत करता था। अपनी कारें पार्क करने के बाद उस जगह से परिचित शी फेंग ने एक लंबे गलियारे से होते हुए एक बड़े हॉल तक आगे आगे चलना शुरू किया। ऊपर देखने पर बेई के अलावा 1 दर्जन लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए शी फेंग ने क्यूई युन को हॉल में ले जाते हुए समूह को हाथ हिलाकर कहा, सभी से देर होने के लिए क्षमा करें। बेई ने ऊपर देखा, क्यूई युन को देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़ा हुआ। क्यूई भाई, आपका स्वागत है। बेई, आप बहुत दयालु हैं, इस सभा में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है, क्यूई युन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। बेई ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए हंसते हुए कहा, हाँ, क्यूई भाई, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। चलो भविष्य में और भी बातें करते हैं।
मैं तुम्हें यहाँ के लोगों से मिलवाता हूँ। अध्याय 109 से 106 रेगिस्तान में उल्कापिंड। अध्याय 106 रेगिस्तान में उल्कापिंड। इन दर्जन भर लोगों में से दो ने क्यूई युन पर गहरी छाप छोड़ी। उनमें से एक का नाम वेई जुएमिंग था, जो चश्मा पहने एक बुजुर्ग प्रोफेसर थे और कथित तौर पर कई क्षेत्रों में जानकार थे। दूसरा व्यक्ति हांग वेइजे था, जिसका चेहरा हंसमुख था और सिर पर चमकदार गंजे बाल थे। वह व्यापक संपर्कों वाला एक पेशेवर दलाल था। ये लोग बॉस बी के प्रति बहुत विनम्र थे और क्यूई युन के प्रति भी उनका रवैया काफी दोस्ताना था। सभी ने चाय पी और बातचीत की, उपयोगी जानकारियों का आदान प्रदान किया। ची युन बस एक तरफ खड़ी सुनती रही, कभी कभार ही बातचीत में हिस्सा लेती थी। उनकी बातचीत केवल पुरातन वस्तुओं के दायरे तक ही सीमित नहीं थी और इसमें व्यापार संबंधी कई जानकारियां भी शामिल थीं। जब बातचीत लगभग समाप्त हो गई, तब दिन का सबसे रोमांचक पल शुरू हुआ। सबसे पहले एक व्यक्ति ने एक वस्तु निकाली, जो कांसे का बना एक प्राचीन शराब का प्याला था। जैसे ही यह वस्तु सामने आई, इसने काफी ध्यान आकर्षित किया। हालांकि वह इस वस्तु को बेचना नहीं चाहता था, बल्कि इसे एक लैंडस्केप पेंटिंग के बदले में बदलना चाहता था। इसके बाद बॉस बी, शी फेंग और अन्य लोगों ने बारी बारी से वे वस्तुएं निकाली जो वे व्यापार के लिए लाए थे। जब सभी ने अपना अपना लेन देन पूरा कर लिया, तो गंजे सिर वाले हांग वेइजे ने कोने में बैठे क्यूई युन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई क्यूई युन कुछ अच्छा लाए हैं? क्यों न सबको दिखाएं? यह सुनकर क्यूई युन थोड़ा चौंक गई, फिर विनम्रता से मुस्कुराते हुए बोली, सभी को क्षमा करें, मैं आज मुख्य रूप से सीखने और सभी वरिष्ठों को जानने के लिए आई थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लाई। हाँ, भाई क्यूई युन बहुत ही विनम्र हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास भविष्य में बहुत समय है, हांग वेइजे ने हाथ हिलाते हुए कहा। क्यूई युन ने सिर हिलाया और फिर कहा, हाँ, लेकिन हालांकि मैं आज कुछ नहीं लाया हूँ, मेरे पास साझा करने के लिए एक जानकारी है। ओह, क्या जानकारी? हमें बताइए, भाई क्यूई युन, बॉस बी ने उत्सुकता से पूछा। यह शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी है। हाओयुआन गैस के शेयरों में जल्द ही काफी वृद्धि होनी चाहिए। ची युन के ऐसा कहने के बाद उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह खबर दिखावा करने या शेयर बाजार के गुरु की छवि बनाने के लिए नहीं, बल्कि केवल अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए बताई थी। आखिरकार इस तरह के समूह में यदि आप दूसरों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपनी योग्यता साबित करनी होगी। जब हाओयुआन के शेयर की कीमत बढ़ती है, तो स्वाभाविक रूप से लोग इस बात पर सवाल उठाएंगे कि उसे यह जानकारी कहां से मिली। इस तरह की अंदरूनी जानकारी हासिल कर पाना एक तरह की योग्यता है। अपनी बात खत्म करते ही कुछ लोग उनकी ओर दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि बॉस बी भी संशय में दिखी, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। छोटा सा नेटवर्किंग कार्यक्रम समाप्त हो गया और सभी को वह मिल गया जो वे चाहते थे। ची युन मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। सचमुच इस समूह के सभी लोगों के अपने अपने तरीके हैं, संसाधनों के आदान प्रदान का तरीका भी काफी अनोखा है। इस बार वह कुछ लोगों से जान पहचान बनाने में भी कामयाब रहा, इसलिए भविष्य में जब भी उसे मदद की जरूरत होगी, लोग उसे पहचान लेंगे। क्लब से निकलने के बाद वह गाड़ी चलाकर जाने ही वाला था कि हांग वेइजे ने उसका पीछा किया। अरे भाई क्यूई युन, रुको। क्यूई युन ने खिड़की नीचे की और मुस्कुराते हुए पूछा, और कुछ चाहिए बॉस हांग? हांग वेज हांफते हुए कार की खिड़की तक दौड़ा। उसके चेहरे पर उसकी जानी पहचानी मुस्कान थी। चलिए संपर्क नंबर का आदान प्रदान कर लेते हैं। अगर आपको कभी इस बड़े भाई से कुछ चाहिए हो तो संकोच न करें। क्यूई युन ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया और तुरंत अपना फोन निकालकर उसे दोस्त के रूप में जोड़ लिया। ठीक है, तो मैं भविष्य में मेरी देखभाल करने के लिए आप पर भरोसा करता हूँ। हांग वेइजे ने उसकी बाह थपथपाई और दिल खोलकर हंसते हुए कहा, देखभाल करने की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम दोस्त हैं, चलो एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ, ठीक है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें, क्यूई युन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हांग वेइजे से विदा लेने के बाद वह सीधे घर चले गए। रसोई में झाओ किंग दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी, जबकि छोटी बच्ची परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर झाओ किंग मुस्कुराते हुए रसोई से बाहर झांकी और बोली, तुम वापस आ गए। थोड़ी देर बैठो, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? ची युन ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए कहा और रसोई में चला गया। झाओ किंग ने उसे धक्का देते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, तुम जाकर आराम करो। क्यूई युन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को गोद में उठाया और सोफे पर बैठ गया। इसी समय अचानक उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। उसने फोन निकाला और देखा कि लिन याओ का संदेश आया है। हाओयुआन के शेयर की कीमत अभी अभी उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। हैरान, आप लोग कमाल के हैं, आपको यह जानकारी कैसे मिली? क्यूई युन तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने कई प्रमुख समाचार प्लेटफार्मों पर खोज की और पाया कि वास्तव में एक बड़े गैस क्षेत्र की खबर सामने आई थी।
उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने जवाब दिया, कल रात मैंने इसका सपना देखा था। इसी बीच सुरक्षा भवन के कार्यालय के अंदर जवाब देखकर लिन याओ ने अपने होंठ काटे, फिर मुड़कर अपनी अच्छी दोस्त वांग फी को फोन किया। आज करने के लिए कुछ खास न होने के कारण क्यूई युन ने दोपहर के भोजन के बाद झाओ किंग और उनकी बेटी के साथ घर पर ही दोपहर बिताई। रात में अपनी बेटी को सुलाने के बाद वह झाओ किंग के साथ अंतरंग होने ही वाला था कि पेंग ने फोन करके उसे हॉट पॉट की दुकान पर आने के लिए कहा। हालांकि पेंग ने फोन पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन क्यूई युन को उसकी आवाज में लाचारी महसूस हुई। हॉट पॉट की दुकान के एक कोने में पेंग और लाओ फेंग पहले से ही परेशान चेहरों के साथ पी रहे थे। क्यूई युन उनके बगल में बैठ गई और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चल रहा है? पेंग ने गहरी सांस ली, शराब का एक बड़ा घूंट पिया और चिंता से भरा हुआ दिखाई दिया। लाओ फेंग ने उनकी ओर से स्थिति स्पष्ट की। पता चला कि कल रात पेंग मेंडेलीव को एक क्लब में ले गए थे और उसके बाद मेंडेलीव बहुत संतुष्ट थे। आज नानहुआ टेक्सटाइल फैक्ट्री में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मेंडेलीव फिर से जाना चाहता था और गलती से उसने अपनी गर्दन पर एक निशान छोड़ दिया, जिसे उसकी पत्नी ने घर पर देखा, जिसके कारण तलाक की मांग उठने लगी। क्यूई युन ने सुना और अपनी हंसी दबाते हुए जीभ चटकाते हुए कहा, तुमने तो बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। पेंग ने फिर आह भरी और क्यूई युन की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझे यूं ही अधर में नहीं छोड़ सकते है ना? क्यूई युन ने अपनी चॉपस्टिक उठाई, कुछ निवाले खाए और जवाब दिया, बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? जाओ उसे सब कुछ समझा दो, ठीक है? मैंने यह सब व्यापार के लिए किया, पेंग ने अपने बाल खुजाते हुए कहा। ची युन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, तुम पकड़ी गई, मैं इसे कैसे समझाऊं? क्या मैं कहूं कि मैंने किया? पेंग शर्मिंदा दिख रहा था और हकलाते हुए बोला, मुझे पता है यह एक मुश्किल स्थिति है, लेकिन वह मुझे अंदर नहीं आने दे रही और मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रही। शायद सिर्फ आप दोनों ही उससे बात कर सकते हैं। ची युन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और कुछ देर सोचा, वह अब जरूर गुस्से में होगी। आज रात उसे शांत होने दो, कल लाओ फेंग और मैं उससे बात करने जाएंगे। वह समझदार है और तुम्हें तलाक नहीं देगी। लाओ फेंग ने भी कहा, हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। आप आज रात मेरे घर पर रुक सकते हैं और कल हम इस बारे में बात कर लेंगे। पेंग ने सिर हिलाया और उदास मन से शराब पीना जारी रखा। क्यूई युन कुछ देर तक उसके साथ रहा और जब तक वह घर पहुंचा, झाओ किंग पहले ही सो चुका था। उसने चुपचाप हाथ मुंह धोए और फिर सोफे पर लेट गया। एक विचार आते ही उसके सामने एक प्रकाशमय स्क्रीन प्रकट हो गई। आज की खुफिया जानकारी, एक नीला 2 घंटे पहले एक छोटा उल्कापिंड एक निर्जन रेगिस्तान में गिरा। आधा किलोग्राम का एक टुकड़ा हवा में विघटित हो गया और शानशान काउंटी के कुमुता रेगिस्तान क्षेत्र के पास गिरा। विस्तृत निर्देशांक इस प्रकार हैं। आज की खुफिया जानकारी 2, लाल कुछ दिन पहले शी फेंग को मिली नकली प्राचीन वस्तुएं वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी बॉस लियाओ द्वारा रची गई एक साजिश थी। अध्याय 110 से 107 व्यावसायिक मार्गदर्शिका। अध्याय 107 व्यावसायिक मार्गदर्शिका। क्यूई युन अपने सामने की रोशनी वाली स्क्रीन को खाली निगाहों से घूर रहा था। अचानक नीले रंग की एक और जानकारी दिखाई दी, और यह एक उल्कापिंड है। उसने तुरंत अपना फोन उठाया, नक्शा खोला और दी गई जानकारी में बताए गए स्थान को खोजने लगा। शानशान काउंटी 300 किलोमीटर से अधिक दूर है और गाड़ी से वहां पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। उल्कापिंड जिस क्षेत्र में स्थित है वह रेगिस्तान के किनारे पर है, लेकिन यह काउंटी शहर से 60 किलोमीटर से अधिक दूर है। इसे संभालना थोड़ा मुश्किल है। अगले दिन, क्योंकि उसने कल रात शराब पी थी, इसलिए क्यूई युन रात 10 बजे से भी ज्यादा देर से जागा। कमरे में सिर्फ वही बचा था। अगले सोमवार से किंडरगार्टन का नया सत्र शुरू होने वाला था, इसलिए झाओ किंग नुनवान को सुबह सुबह पंजीकरण कराने के लिए ले गई थी। उसने अपना फोन चेक किया और लिन याओ का एक संदेश देखा, जिसमें उसे बताया गया था कि बाजार खुलने के तुरंत बाद हाओ युआन के शेयर की कीमत लिमिट अब तक पहुंच गई थी। क्यूई युन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शी फेंग को एक संदेश भेजकर उसे जानकारी की सामग्री के बारे में बताया। उनके साथ कई बार सहयोग करने के बाद कुल मिलाकर यह काफी सुखद अनुभव रहा और दूसरे पक्ष ने उनकी काफी मदद की थी, इसलिए चूंकि उन्हें यह खबर पता चली, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से उन्हें बताना ही था। शी फेंग ने तुरंत जवाब दिया, भाई आपको यह कैसे पता चला? क्या यह जानकारी सही है? स्रोत गोपनीय है, लेकिन यह बिल्कुल सटीक है। बस आपको अधिक सतर्क रहना होगा। समझ गया। शी फेंग ने आगे कुछ नहीं पूछा और वहीं रुक गया। फोन रखने के बाद क्यूई युन ने साधारण ढंग से हाथ मुंह धोया और खाने की मेज पर चली गई, जहां झाओ किंग द्वारा तैयार किया गया नाश्ता उसका इंतजार कर रहा था। नाश्ता करते समय वह मन ही मन दिन भर की अपनी गतिविधियों की योजना बना रहा था। नाश्ते के बाद उसने अपनी कार की चाबियां उठाई और चला गया। दुकान पर झोंग रुई हमेशा की तरह सफाई कर रहा था।
क्यूई युन की कार को आते देख वह तुरंत उसके पास आया और बोला, सुप्रभात मालिक। क्यूई युन कार से बाहर निकली और उसे हाथ हिलाते हुए बोली, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। क्या अगले कुछ दिनों में आपकी कोई योजना है? अगर नहीं तो मेरे साथ घूमने चलिए, और हाँ, गर्म कपड़े पहनना। समझ गया बॉस। यह सुनकर झोंगरुई ने झटपट पोछा नीचे रखा, ऊपर जाकर एक जैकेट ली और फटाफट दरवाजा बंद कर दिया। उसे लेने के बाद क्यूई युन ने कार को घुमाया और पास की एक कार रेंटल सर्विस की ओर चल पड़ी। उन्होंने पहले ही शेंझोउ कार रेंटल में टोयोटा प्राडो का ऑर्डर दे दिया था। बीमा वगैरह मिलाकर इसका किराया 800 युआन प्रतिदिन था। रेगिस्तान में जाने के लिए ऑफ रोड वाहन आवश्यक है। उनकी BMW 5 सीरीज इसके लिए उपयुक्त नहीं होगी। गाड़ी बदलने के बाद वह एक ऐसे स्टोर में गया जो उपकरण बेचता था और उल्कापिंडों की खोज के लिए 2 मेटल डिटेक्टर खरीदे, जिन पर उसने 1800 युआन खर्च किए। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद वे दोनों हाईवे पर गाड़ी चलाकर निकल पड़े। हालांकि झोंगरुई को यह जानने की उत्सुकता थी कि बॉस उसे क्यों ले जा रहा है, लेकिन उसकी खूबी यह है कि वह चुप रहता है और कभी भी वह सवाल नहीं पूछता जो उसे नहीं पूछना चाहिए। दोपहर के 2 बजे तक वे आखिरकार शानशान काउंटी पहुंच गए। भूख से बेहाल होकर उन्होंने पेट भरने के लिए एक स्थानीय रेस्तरां ढूंढा। ची युन ने कुछ तले हुए व्यंजन और भुना हुआ मांस मंगवाया और दोनों ने बड़े चाव से अपना भोजन किया। क्या आपको यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैं आपको इतनी दूर यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? क्यूई युन ने भुना हुआ मांस खाते हुए झोंगरुई की ओर देखते हुए पूछा। यह सुनकर झोंगरुई रुका, अपना सिर उठाया और जवाब दिया, अगर मुझे पता होना चाहिए तो बॉस मुझे बता देगा। ची युन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बच्चे काफी समझदार हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ एक उल्कापिंड की खोज करने आए हैं। झोंगरुई की आंखें चमक उठीं। क्या तुम्हें उल्कापिंड मिला? हाँ, खाना खाने के बाद आप सुपरमार्केट जाकर कुछ खाने पीने का सामान खरीद लीजिए। मैं यहाँ गाइड का इंतजार करूंगा। उल्कापिंड के रेगिस्तान के किनारे पर होने की बात कही जा रही है, लेकिन यह सापेक्षिक है। वास्तव में आपको रेगिस्तान में दर्जनों किलोमीटर अंदर जाना होगा। रेगिस्तान में सड़कों की स्थिति जटिल है और वहाँ कोई सिग्नल नहीं है, जिससे खो जाना और दिशा भ्रमित हो जाना आसान हो जाता है। इसलिए क्यूई युन सतर्क हो गया और उसने कल मिले दलाल हान वेजे से संपर्क किया ताकि उसे एक गाइड मिल सके। उस व्यक्ति की काबिलियत की वजह से उसके व्यापक संपर्क थे। उसने तुरंत को शहर के एक पेशेवर गाइड से संपर्क किया और शानशान काउंटी टाउन में उनसे मिलने की व्यवस्था की। दोपहर के भोजन के बाद झोंगरुई सामान खरीदने के लिए निकल गया। क्यूई युन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए झाओ किंग को फोन किया और उसे सूचित किया कि वह शायद आज वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। फोन रखने के कुछ ही देर बाद एक लंबा चौड़ा मजबूत शरीर वाला उघुर व्यक्ति दुकान में दाखिल हुआ। दुकान में ग्राहकों की केवल 2 मेजें थीं। दूसरी मेज पर स्थानीय जातीय अल्पसंख्यक बैठे थे, इसलिए उसकी नजर स्वाभाविक रूप से क्यूई युन पर पड़ी। क्या आप बॉस क्यूई हैं? उस उइघुर व्यक्ति ने धारा प्रवाह मंदारिन बोली। क्यूई युन खड़ी हुई और उसने सिर हिलाकर उससे पूछा, क्या तुम मामाती हो? जी हाँ बॉस क्यूई, मैं मामाती हूँ, मामाती ने मुस्कुराते हुए कहा और पास आ गई। दोनों ने हाथ मिलाया और क्यूई युन ने मेज से एक डिस्पोजेबल पेपर कप उठाया और उसमें चाय डालकर कहा, बैठिए। मामाती मुस्कुराते हुए बैठ गया, चाय की चुस्की ली और पूछा, बॉस क्यूई, हम कुमुता रेगिस्तान के किस क्षेत्र में जा रहे हैं? क्यूई युन ने अपना फोन लिया, नक्शा खोला, उल्कापिंड का सामान्य स्थान ढूंढा और फोन की स्क्रीन मामाती को दिखाई। देखो, यह लगभग यही है। मैं बाद में तुम्हारे फोन पर सटीक निर्देशांक भेज दूंगा। पहले फोन पर हुई बातचीत के आधार पर दूसरी पार्टी जीपीएस और सैटेलाइट फोन से लैस अपनी ऑफ रोड गाड़ी चलाएगी, इसलिए क्यूई युन ने दूसरी गाड़ी तैयार नहीं की। उसे बस सटीक निर्देशांक बताने थे और मामाती उसे रास्ता दिखा सकती थी। मामाती ने कुछ देर तक फोन की स्क्रीन को घूरते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, बॉस क्यूई, मुझे लगता है मैं इस जगह को जानता हूँ। हालांकि यह रेगिस्तान के किनारे पर है, लेकिन उस इलाके का भूभाग काफी जटिल है, जिसमें दलदल और रेत के टीले बहुत हैं। यह सुनकर क्यूई युन का दिल घबरा गया। क्या अंदर जाना खतरनाक है? मामाती ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, यह इलाका बहुत खतरनाक नहीं है, मुख्य रूप से रेत के तूफानों और फंस जाने के जोखिम से सावधान रहें। हालांकि यह ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम कहीं फंस भी जाते हैं तो मैं मदद के लिए पास के कस्बे में लोगों से संपर्क कर सकता हूँ, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर क्यूई युन को थोड़ी राहत मिली। यह अच्छी बात है। आपके अनुभवी मार्गदर्शन से मुझे काफी सुकून मिला है। वैसे आपने पहले जिस पानी और भोजन का जिक्र किया था, उसके अलावा क्या हमें कुछ और तैयार करने की जरूरत है? मामाती ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, मेरे पास कार ठीक करने के सारे औजार हैं। बेहतर होगा कि हम कुछ तख्ते या रेत की बोरियां तैयार कर लें। अगर कार रेत में फंस जाए तो इन्हें पहियों के नीचे रखकर पकड़ बढ़ाई जा सकती है और कार को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है।
हमें और कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बॉस क्यूई वहाँ क्यों जा रहे हैं? मैं वापसी के समय का अनुमान लगा सकता हूँ। क्यूई युन ने हंसते हुए कहा, सच कहूँ तो मैंने एक दोस्त से सुना था कि उस इलाके में किसी ने पहले एक उल्कापिंड उठाया था, इसलिए मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। यह सुनकर मामाती ने सिर हिलाया। अनेकों बॉस के लिए मार्गदर्शक रह चुके मामाती को इस बात पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उनके कारण हर तरह के विचित्र थे। अगर ऐसा है तो मेरा सुझाव है कि हम कल सुबह निकलें और दोपहर तक वापस आ जाएं, ताकि रेगिस्तान में रात बिताने से बचा जा सके। कोई बात नहीं, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। क्यूई युन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अध्याय 111 से 108 भगोड़ा। अध्याय 108 भगोड़ा। शानशान काउंटी कस्बा बहुत बड़ा नहीं है। झोंगरुई के सामान लेकर लौटने के बाद वे तीनों मुख्य सड़क पर गाड़ी चलाते हुए गए और ठहरने के लिए एक होटल ढूंढ लिया। बिस्तर पर लेटते ही ची युन को अचानक पिछली रात भाई पेंग के साथ हुई घटना याद आ गई। उसने अपना माथा पीट लिया। उसे एहसास हुआ कि वह भूल गया था और तुरंत फोन करके स्थिति स्पष्ट करने लगा। फोन रखने के बाद वह बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया और शाम को ही दोबारा जागा। वे तीनों रात के खाने के लिए बाहर गए और होटल लौट आए। छोटा सा कस्बा रात होते होते शांत हो जाता था और वहां घूमने फिरने के लिए कुछ खास नहीं था। आज की सूचना एक लाल शानशान काउंटी टाउन के उत्तरी बाजार में बेची गई एक गाय के अंदर लगभग 300 ग्राम का बेजुआर सुअर का गर्भाशय पाया गया। आज की सूचना 2 लाल शानशान काउंटी के डिफेंग कस्बे के युकांग गांव के समूह 11 में अखरोट के बाग की झोपड़ी मेली गैंग नाम का एक भगोड़ा रहता है। 3 महीने पहले काशी में नशे में हुए झगड़े के बाद उसने किसी की चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर यहाँ भाग गया। भावना। ची युन ने अपने सामने मौजूद जानकारी को देखते हुए ठंडी सांस ली। क्या यहाँ कोई भगोड़ा है? उसने तुरंत अपना फोन चेक किया और पाया कि वास्तव में ली गैंग नाम का एक वांछित व्यक्ति था जिस पर 50,000 का इनाम था। हालांकि 50,000 रुपए अब उसके लिए ज्यादा नहीं हैं। क्या उसे इसमें शामिल होना चाहिए? अगर वह इसे नजरअंदाज करता है तो क्या इसे उसे पता चली जानकारी की रिपोर्ट न करने की विफलता माना जाएगा? कुछ देर विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि वह कल उल्कापिंड की खोज करेगा और फिर आसपास के इलाके की छानबीन करेगा। अगले दिन वे तीनों सुबह सुबह होटल से निकल गए। मामाती पहले उन्हें कुछ लकड़ी के तख्ते ढूंढने के लिए ले गया, फिर रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। काउंटी शहर से निकलते ही सड़कें खराब हो गईं और उबड़-खाबड़ कच्ची पगडंडियों में बदल गईं। मामाती आगे गाड़ी चला रहे थे और क्यू युन अपनी कार से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मामाती ने उन्हें बातचीत में आसानी के लिए एक वॉकी टॉकी भी दिया। बॉस क्यूई, हम आगे रेगिस्तान में प्रवेश करने वाले हैं। फंसने से बचने के लिए मेरे टायरों के निशानों का बारीकी से अनुसरण करना सुनिश्चित करें। समझ गया। गाड़ी धीरे धीरे रेगिस्तान में प्रवेश कर गई और आसपास का इलाका धीरे धीरे पीली रेत के समुद्र से ढक गया। क्यूई युन ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था और वह मामाती की कार के ठीक पीछे चल रही थी। वे धीमी गति से आगे बढ़े और आधे घंटे से अधिक समय में केवल 10 किलोमीटर से थोड़ा अधिक दूरी ही तय कर पाए। इसी क्षण वॉकी टॉकी पर मामाती की आवाज फिर से सुनाई दी, बॉस क्यूई, आगे एक बड़ा रेत का टीला है, हमें सावधानी से गुजरना होगा। ठीक है, मैं सावधान रहूंगी, क्यूई युन ने जवाब दिया। मामाती की कार सबसे पहले रेत के टीले की ओर बढ़ी। पहिए कभी कभी फिसलते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर रेंगती हुई जा रही थी। टीले के बीच में ही जीप खतरनाक तरीके से एक तरफ झुक गई और लगभग पलट ही गई। सौभाग्य से ऑफरोड वाहन का प्रदर्शन भरोसेमंद था। मामाती ने रफ्तार बढ़ाई और कुछ रोमांच के साथ सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ गए। यह देखकर क्यूई युन उसके पीछे पीछे गया। उसके पहिए ढीली रेत में फिसल गए और ससह की आवाज आई। 3.5 लीटर V6 इंजन से लैस प्राडो ने निराश नहीं किया और इसमें कोई दुर्घटना नहीं हुई। रेत के टीले को पार करने के बाद दोनों वाहन रेगिस्तान की गहराई में आगे बढ़ते चले गए। सूरज की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी किरणें बिना किसी रुकावट के रेत की सतह पर पड़ रही थीं, जिससे चकाचौंध भरी रोशनी परावर्तित हो रही थी। 2 घंटे से अधिक समय बाद वॉकी टॉकी पर फिर से मामाती की आवाज सुनाई दी। बॉस क्यूई, हम उसी जगह पर हैं जिसका आपने जिक्र किया था। इतना कहकर जीप धीरे धीरे रुक गई। क्यूई युन ने भी कार रोक दी और झोंगरुई की ओर मुड़कर पूछा, कैसा चल रहा है? क्या तुमने इसका हल निकाल लिया? रास्ते में झोंगरुई मेटल डिटेक्टर का उपयोग करना सीख रहा था और अब उसने इसका संचालन करना सीख लिया था। बॉस, ये तो बहुत आसान है। बस इस स्विच को पलट दीजिए और फिर ऐसे ऐसे। क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, इसे अच्छे से ढूंढो और अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें 10,000 का बोनस दूंगा। झोंगरुई की आंखें पल भर में चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, धन्यवाद बॉस, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जरूर करूंगा। इतना कहते ही उसने उत्सुकता से मेटल डिटेक्टर उठाया, कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया।
ची युन भी गाड़ी से बाहर निकल गई। सौभाग्य से यह सर्दियों का मौसम था। चिलचिलाती धूप में भी रेगिस्तान ज्यादा गर्म नहीं था। अगर गर्मी का मौसम होता तो शायद असहनीय गर्मी होती। ची युन ने चारों ओर देखा और आसपास की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो कार को केंद्र मानकर धीरे धीरे बाहर की ओर खोज करते हैं। झोंगरुई, तुम पूरब की ओर चलो और मैं पश्चिम की ओर जाऊंगी। ज्यादा दूर मत जाओ। अगर आपको कार दिखाई नहीं दे रही है तो और आगे मत जाओ। झोंगरुई ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस। और इस तरह वे सभी अपनी अपनी खोज शुरू करने लगे, जबकि मामाती किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कार में ही बैठी रहीं। उनके पैरों के नीचे की रेत नरम थी और बिना ध्यान दिए वह उनके जूतों में घुस जाती थी। सौभाग्य से मामाती ने बताया था कि इस तरफ कोई दलदल नहीं है, वरना क्यूई युन अलग होने की हिम्मत नहीं करता। मेटल डिटेक्टर रुक रुक कर बज रहा था, जिससे उसे झुककर रेत छानने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसे वह नहीं मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था। वह रेत की सतह को ध्यानपूर्वक देखते हुए अपना काम जारी रखता रहा, लेकिन 1 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। क्यूई युन को शक होने लगा कि शायद यह रेत के नीचे बहुत गहराई में दबा हुआ है। वह पार्किंग स्थल की ओर वापस मुड़ा। उसका इरादा कुछ पानी पीने और फिर दूसरी दिशा में जाने का था। इसी क्षण उसने अचानक कुछ ही दूरी पर झोंगरुई को उसकी ओर हाथ हिलाते हुए देखा, लेकिन उसकी आवाज तेज हवा में दब गई। ची युन ने वॉकी टॉकी से इशारा करते हुए झोंगरुई को याद दिलाया कि वह उसकी जेब में है। झोंगरुई ने झट से उसे बाहर निकाला और उत्साह से चिल्लाया, बॉस, मुझे कुछ मिला है। ची युन का दिल खुशी से उछल पड़ा और वह उत्सुकता से दौड़ पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि झोंगरुई उत्साह से जमीन पर पड़े हथेली के आकार के गहरे काले पत्थर की ओर इशारा करते हुए कह रहा था, बॉस, क्या यह उल्कापिंड है? उसने मेटल डिटेक्टर को घोर अंधेरे पत्थर के ऊपर घुमाया, जिससे वह तेजी से और तीखी आवाज में बजने लगा। डिस्प्ले स्क्रीन से संकेत मिल रहा था कि पत्थर में लोहे की मात्रा अधिक है, फिर भी क्यूई युन को वह परिचित हल्की चमक दिखाई नहीं दे रही थी। स्पष्टतः यह लौह अयस्क था, न कि वह उल्कापिंड जिसकी वे तलाश कर रहे थे। वह हंसा और झोंगरुई के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, बुरा नहीं है, लेकिन हम यही तो नहीं चाहते। लगे रहो। झोंगरुई ने शर्मिंदगी के भाव से अपना सिर खुजाया और कहा, बॉस, मुझे लगा था कि मैंने इसे ढूंढ लिया है। चिंता मत करो, खोजते रहो और ध्यान रखना कि कहीं भटक न जाओ। क्यूई युन ने उसे पानी की बोतल देते हुए कहा और फिर दूसरी दिशा में खोज जारी रखी। समय तेजी से बीत गया और 1 घंटे बाद दोनों अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए पार्किंग क्षेत्र में लौट आए। क्यूई युन के हाथ खाली थे, जबकि झोंगरुई ने कई चमकीले रंग के कावा के बीज उठा लिए थे। दोपहर के 1 बज रहे थे। मामाती पास आया, समय देखा और बोला, बॉस क्यूई, हमें ज्यादा से ज्यादा शाम 4 बजे तक वापस निकलना होगा। रेगिस्तान में रात बिताना बहुत खतरनाक है। पानी पीने के बाद ची युन ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, चाहे हमें वह मिले या न मिले, हम 4 बजे वापस लौट आएंगे। ठीक है, मामाती ने जवाब दिया और बिना कुछ और कहे कार में वापस बैठ गए। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कुछ जिद्दी बॉस उनकी सलाह को नजरअंदाज कर जोखिम भरे फैसले ले रहे हैं। रेगिस्तान में रहना बाहर से जितना शांत दिखता है, उससे बिल्कुल विपरीत है। अध्याय 112 से 109, 4 से 5 लाख मूल्य का बेजोर। अध्याय 112, अध्याय 109, 4 से 5 लाख मूल्य का बेजोर। थोड़े आराम के बाद क्यूई युन और अन्य लोगों ने मेटल डिटेक्टर की मदद से अपनी खोज जारी रखी। यह काम भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही मुश्किल था। हालांकि पैसा कमाने के लिए वह बहुत धैर्यवान था। तभी उनके सामने सुईनुमा घास का एक बड़ा सा पैच दिखाई दिया। ची युन का दिल बेचैन हो गया और उसने उस दिशा में खोजना शुरू कर दिया। जब वह नुकीली घास के पास पहुंचा तो मेटल डिटेक्टर अचानक तेजी से बजने लगा और उसकी धड़कन तेज हो गई। वह नीचे बैठ गया और सचमुच घास के ढेर के दूसरी तरफ एक काला पत्थर पाया। ची युन ने पत्थर उठाने के लिए अपना हाथ उठाया। यह एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था, जिसकी सतह गड्ढों से भरी हुई थी और उस पर एक पतली परत जमी हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी दृष्टि में यह काला पत्थर एक कोमल चमक बिखेर रहा था। अंततः तुम मिले। उसने उत्साह से अपनी जेब से एक सीलबंद थैला निकाला और उल्कापिंड को उसके अंदर रख दिया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इस चीज की कीमत कितनी है, लेकिन चूंकि यह नीली खुफिया जानकारी थी, इसलिए यह खराब नहीं हो सकती थी। झोंगरुई, वापस आओ, मुझे मिल गया। मिल गया? ठीक है बॉस। पार्किंग स्थल पर वापस आकर झोंगरुई उत्सुकता से अपने हाथ में मौजूद सीलबंद थैले को घूरने लगा। यह देखकर क्यूई युन ने उसे थैला थमा दिया ताकि वह उसे ध्यान से देख सके। मामाती भी कार से बाहर निकली और पूछा, बॉस क्यूई, क्या आपको वह मिल गया जिसकी आप तलाश कर रहे थे? क्यूई युन मुस्कुराई और उसे सिर हिलाकर बोली, हाँ, चलो वापस चलते हैं। ठीक है, मामाती ने जवाब दिया। उल्कापिंड में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनका काम ग्राहक की सुरक्षा सुनिश्चित करना था,
इसलिए वे अन्य चीजों के बारे में कम ही पूछते और नहीं कम ही देखते थे। दोनों एसयूवी ने स्टार्ट किया, मुड़ी और मूल मार्ग पर वापस जाने लगी। वापसी के रास्ते में आगे चल रही जीप रैंगलर एक बार फंस गई, लेकिन सौभाग्य से मामाती अनुभवी थे। उन्होंने पहले से ही तख्ते और अन्य बचाव उपकरण तैयार रखे थे और वे आसानी से बाहर निकल गए। जब वे तीनों काउंटी शहर लौटे तब तक दोपहर के 4 बज चुके थे। ची युन ने उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मामाती को 5000 युआन दिए और वह सबसे पहले चला गया। इसके बाद वह झोंग रुई को खुफिया जानकारी में उल्लिखित बाजार में ले गया। यह बाजार बड़ा नहीं था, एक छोटे बाजार के बराबर था, लेकिन अब दोपहर का समय था, इसलिए वहां कम लोग थे। कुछ पूछताछ के बाद क्यूई युन को वह जगह मिल गई जहां कोने में मवेशी बेचे जाते थे। मालिक एक अधेड़ उम्र का उइघुर व्यक्ति था, जिसकी त्वचा सांवली थी और दाढ़ी थी। उसके बगल में कुछ लकड़ी के खंभों से घिरा एक साधारण सा पशु बाड़ा था। बाड़े में 3 गायें थीं। एक बूढ़ी पीली गाय काफी बड़ी लग रही थी, शायद 700 से 800 पाउंड की होगी। ची युन की नजर में बूढ़ी पीली गाय के पेट पर एक हल्की सी चमक दिखाई दी और उसके बगल में 2 बछड़े भी थे। वह आगे बढ़ा, एक सिगरेट निकाली, मालिक को दी और मुस्कुराते हुए पूछा, मालिक, गायों के कितने पैसे हैं? मालिक मुस्कुराया, सिगरेट ली, खड़ा हुआ और बोला, बड़े वाले के लिए 9000, बछड़ों के लिए 4000। क्यूई युन को कीमत काफी वाजिब लगी और उसने मोलभाव करने के बारे में सोचा भी नहीं, खासकर इसलिए क्योंकि उस गाय के पेट में प्राकृतिक रूप से एक बेज़ोआर सूअर का एक बड़ा टुकड़ा मौजूद था। उसने बेज़ोआर शब्द पहले सुना था, लेकिन उसे ठीक से समझ नहीं आया था। ऑनलाइन जांच करने के बाद उसे पता चला कि यह सोने से भी अधिक मूल्यवान है। प्राकृतिक बेज़ोआर बहुत विशिष्ट परिस्थितियों में बनते हैं। पित्ताशय में बेज़ोआर बनने के लिए गाय में पित्ताशय की खराबी होनी चाहिए, वह लंबे समय तक तनाव में होनी चाहिए या कुछ निश्चित बीमारियों से पीड़ित होनी चाहिए। आमतौर पर कुछ हजार गायों में से केवल एक ही गाय में बेज़ोआर बनता है और बनने पर भी उनका आकार और गुणवत्ता व्यापक रूप से भिन्न होती है। मूल्य की दृष्टि से यह एक अत्यंत मूल्यवान औषधीय सामग्री है। उसने पहले जो 2 आनगोंग न्यूहुआंग वान गोलियां प्राप्त की थीं, उनमें प्राकृतिक बेज़ोआर तत्व मौजूद थे। इसी वजह से इसकी कीमत इतनी अधिक है। 1 किलोग्राम प्राकृतिक बेज़ोआर की कीमत कम से कम 7 अंकों में होती है। और इस पुरानी पीली गाय के अंदर 300 ग्राम का एक बेज़ोआर है, जिसकी कीमत संभवतः 4 से 5 लाख युआन होगी। क्यूई युन ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया, 9000 ठीक है। यह ठीक है। मेरे पास नकद पैसे नहीं हैं। क्या मैं आपको वीचैट के जरिए भुगतान कर सकता हूँ? मालिक उसकी सीधी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत कहा, जी हाँ। बोलते ही उसने अपना फोन निकाला और पेमेंट कोड दिखाया। कि युन ने पैसे चुकाने के बाद मालिक को गाय दिखाई, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो अब यह गाय मेरी है, ठीक है। मालिक ने भुगतान प्राप्त होने की पुष्टि करने के लिए अपना फोन चेक किया और जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, यह आपका है। मैं इसे आपके लिए ले आता हूँ। ची युन ने सिर हिलाया और झोंग रुई की ओर मुड़कर निर्देश दिया, बाहर ट्रक खड़े हैं। इस गाय को ले जाने के लिए एक ट्रक ढूंढो। ठीक है बॉस। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्यूई युन ने गाय क्यों खरीदी। झोंग रुई ने कुछ नहीं पूछा और जल्दी से चला गया। कुछ ही देर में झोंग रुई को एक ऊंची साइड वाली ट्रक मिल गई और कुछ आदमियों ने मिलकर गाय को ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही ट्रक बाजार से निकला, ड्राइवर ने क्यूई युन की ओर मुड़कर पूछा, मालिक, मुझे गाय कहाँ ले जानी चाहिए? झोंग रुई ने ड्राइवर को केवल गाय को ले जाने के लिए कहा था, गंतव्य के बारे में नहीं। इस बाजार के अलावा क्या आप आसपास कोई ऐसी जगह जानते हैं जहां मवेशियों का वध किया जाता हो? क्यूई युन ने पूछा। ड्राइवर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आगे ग्रामीण इलाके में एक जगह है जहां गोमांस और भेड़ का मांस बेचा जाता है। वे अपने बाड़े में मवेशियों को काट सकते हैं। ठीक है, इसे वहां ले जाओ। पुष्टि होने के बाद ड्राइवर तेजी से गाड़ी चलाकर निकल गया और झोंग रुई उनके पीछे पीछे प्राडों में चला गया। दरअसल बाजार में पशुओं को काटने की जगह तो थी, लेकिन अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए क्यूई युन ने उसे वहीं पर न काटने का विकल्प चुना। आखिरकार लोगों का मिजाज अप्रत्याशित होता है। अगर पशुपालक को बेज़ोआर के बारे में पता चल जाए और वह परेशानी खड़ी कर दे तो यह काफी झंझट भरा मामला होगा। 20 मिनट बाद ट्रक एक आंगन के सामने रुक गया। आंगन के सामने वाले हिस्से में गोमांस और भेड़ का मांस बेचने वाले स्टॉल लगे थे और पिछवाड़े में कुछ भेड़ें थीं। ड्राइवर विक्रेता को अच्छी तरह जानता था क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। क्यूई युन ने एक सिगरेट निकाली और विक्रेता को देते हुए ट्रक के पिछले हिस्से में बैठी गाय की ओर इशारा किया, मुझे उस गाय को काटने में मदद करो। विक्रेता ने सिगरेट स्वीकार कर ली। वह असमंजस में दिख रहा था। स्पष्ट रूप से उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यूई युन ने क्या कहा। इसके बाद ड्राइवर ने अनुवादक की भूमिका निभाई, कई बातें समझाईं और फिर क्यूई युन की ओर देखकर कहा, बॉस, उसने कहा कि ठीक है, लेकिन वध शुल्क 500 युआन है। क्यूई युन ने तुरंत सिर हिलाया और अपने फोन का इस्तेमाल करके विक्रेता को 500 युआन ट्रांसफर कर दिए।
उसे कहो कि वह इसे अभी करे। ड्राइवर ने विक्रेता की ओर मुड़कर उसे फिर से समझाया। विक्रेता को संदेश मिल गया और वह तुरंत पिछवाड़े में गया और थोड़ी देर बाद 2 युवा सहायकों के साथ वापस आ गया। उन्होंने कुशलतापूर्वक गाय को ट्रक से नीचे उतारा। पिछवाड़े में एक थोड़ा धंसा हुआ क्षेत्र था जो स्पष्ट रूप से पशुओं के वध के लिए था। इसके बाद क्यूई युन ने ड्राइवर से कहा, उसे कहो कि वध के दौरान सावधान रहे और मेरे लिए पित्ताशय को अलग कर दे। ड्राइवर ने सिर हिलाया और एक बार फिर संवाद किया। विक्रेता और दोनों सहायकों ने सामंजस्य बनाकर काम किया और काम को कुशलतापूर्वक अंजाम देने से पहले बूढ़ी पीली गाय को सुरक्षित कर लिया। इसके बाद का दृश्य कुछ ज्यादा ही भयावह था, जिसके कारण झोंग रुई ने तुरंत नजरें फेर ली। लेकिन क्यूई युन ने अपनी बेचैनी को काबू में रखा और अपनी निगाहें उन पर टिकाए रखीं। अध्याय 113 से 110 सफल कब्जा। अध्याय 110 सफल कब्जा। कुछ देर बाद एक छोटे लड़के ने बलगम से ढकी हुई पित्ताशय की थैली सौंप दी। यह पित्ताशय एक वयस्क की मुट्ठी से भी बड़ा दिख रहा था, जिसकी सतह पर नसें एक दूसरे को काट रही थीं और बाहर से देखने पर इसमें कोई असामान्यता नहीं दिख रही थी। क्यूई युन ने पहले से तैयार किया हुआ प्लास्टिक का थैला निकाला, दुर्गंध को सहन किया और पित्ताशय को थैले में रख दिया। फिर उसने उसे झोंग रुई को कार में रखने के लिए दे दिया। वह इसके बाद होने वाले वध को देखने में दिलचस्पी नहीं रखता था, इसलिए उसने ड्राइवर से कहा, उससे पूछो कि क्या वह इस बैल को खरीदना चाहता है। ड्राइवर हैरान था। उन्होंने अभी अभी बैल खरीदा था और अब उसे दोबारा बेच रहे थे। उसने क्यूई युन पर संदेह भरी नजर डाली, लेकिन आगे कुछ नहीं पूछा। उसने स्टॉल मालिक को संदेश दे दिया और दोनों पुरुषों के बीच एक बार फिर बातचीत हुई। मालिक, वह कहता है कि बैल बहुत बूढ़ा है और उसका मांस अच्छा नहीं है। वह केवल 6000 युआन ही दे सकता है। ची युन ने सिर हिलाया। उसे जो चाहिए था वो मिल चुका था, इसलिए 6000 पाउंड काफी थे। सैकड़ों पाउंड गोमांस का इंतजाम करने का उसके पास कोई और तरीका नहीं था। उसे कह दो कि यह ठीक है। जैसे ही दुकानदार को जवाब मिला, वह मुस्कुरा उठा, अपने बगल में रखे तौलिए से हाथ पोंछे और क्यूई युन को 6000 युआन दे दिए। पैसे मिलने के बाद क्यूई युन ने किराया चुकाया और एसयूवी में बैठने और जाने से पहले ड्राइवर को अनुवाद के लिए अतिरिक्त 100 युआन दिए। कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद उसने सड़क के किनारे एक दुकान देखी और झोंग रुई को रुकने के लिए कहा। क्यूई युन ने कार से पानी की 2 बोतलें निकाली, फिर दुकान से कैंची और तौलिया खरीदने गया। वह पास के हरे भरे इलाके में गया और प्लास्टिक की थैली से पित्ताशय निकाला। पहले उसने उसे पानी से धोया, फिर सावधानी से कैंची उठाई और पित्ताशय को काटकर खोल दिया। अंदर का तरल पदार्थ छेद से बाहर बह निकला, जिससे और भी तेज गंध फैल गई। ची युन ने भौहें सिकोड़ी और असुविधा को सहते हुए आगे बढ़ता रहा। जब पित्ताशय को पूरी तरह से खोला गया तो उसकी आंखों के सामने भूरे पीले रंग का बेजुआर का एक गुच्छा दिखाई दिया। कि युन ने इसे पानी से धोने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि यह खराब हो जाएगा। उसने जमीन पर पड़ा कूड़ा साफ किया, बेजुआर को तौलिए में लपेटा और कार में वापस चला गया। चलिए पहले होटल वापस चलते हैं। ठीक है बॉस, झोंग रुई ने अभी भी कोई सवाल नहीं पूछा और ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। होटल वापस आकर क्यूई युन ने साबुन से 2 बार हाथ धोए, तब जाकर अप्रिय गंध आखिरकार गायब हुई। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम होटल में ही रुको और मेरा इंतजार करो। काम खत्म होते ही हम वापस आ जाएंगे। उसे निर्देश देने के बाद क्यूई युन फिर से होटल से निकल गया और खुफिया जानकारी के अनुसार युकांग गांव के लिए गाड़ी चलाकर चला गया। उसने पहले सोचा था कि झोपड़ी को ढूंढने में कुछ मेहनत लगेगी, लेकिन गांव में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसने अखरोट के बाग में सड़क के किनारे एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी से धुआं उठ रहा था, जिससे संकेत मिल रहा था कि वहां कोई रह रहा था। पुष्टि करने के बाद क्यूई युन का आगे जांच करने का कोई इरादा नहीं था। उसने गाड़ी घुमाई और चला गया। वह यहाँ केवल गतिविधि का कोई निशान छोड़ने आया था, ताकि कोई तार्किक खामी न रह जाए। आखिरकार यह कोई छोटा मामला नहीं था और उसके द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद पुलिस निश्चित रूप से विस्तृत जांच करेगी। सार्वजनिक फोन का उपयोग करके इसकी रिपोर्ट करने के बारे में उन्होंने सोचा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वह हर जगह लगे निगरानी कैमरों से बच नहीं सकते। अगर वे बाद में उसका पता लगा लेते तो यह थोड़ा दोषी जैसा लगता। 1 घंटे बाद जब क्यूई युन ने इसकी सूचना देने के लिए फोन किया, तब तक कार पहले ही वापसी राजमार्ग पर थी। ऑपरेटर को जब पता चला कि इसमें एक वांछित अपराधी शामिल है, तो उसने तुरंत शानशान काउंटी सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो को इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में क्यूई युन का फोन बज उठा। हेलो, मैं शानशान काउंटी लोक सुरक्षा ब्यूरो से झांग दायोंग हूँ। क्या आपने अभी अभी किसी वांछित अपराधी के बारे में सूचना दी है? दूसरी तरफ से एक तेज आवाज आई। हाँ, क्या आप हमारे साथ सहयोग करने और रिकॉर्ड बनाने के लिए ब्यूरो आ सकते हैं? माफ कीजिए, मैं अब शानशान काउंटी में नहीं हूँ, इसलिए मैं ब्यूरो नहीं जा सकता, क्यूई युन ने उत्तर दिया।
दूसरी तरफ से कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने आगे कहा, तो कृपया मुझे पूरी स्थिति विस्तार से बताएं और मैं इसे यहाँ रिकॉर्ड कर लूंगा। बात यह है, दोपहर में मैं युकांग गांव से गुजर रहा था और सड़क किनारे अखरोट का बाग देखा। मैंने सोचा था कि गाड़ी से उतरकर कुछ अखरोट खरीद लूं, लेकिन तभी मेरी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो वांछित अपराधी ली गैंग जैसा लग रहा था। मैंने कुछ दिन पहले ही इस व्यक्ति का वांछित वीडियो देखा था, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी थी। बेशक मैंने उसे केवल कार से ही देखा था, इसलिए मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि यह वही व्यक्ति है। दूसरी तरफ झांग दयोंग ध्यान से सुन रही थी और क्यूई युन द्वारा बताई गई हर बात को तेजी से नोट कर रही थी। क्यूई युन के बोलने के बाद उसने फिर पूछा, ठीक ठीक, युकांग गांव में कहा? और आपने उस व्यक्ति को लगभग किस समय देखा था? गांव में लगभग 3 किलोमीटर अंदर बाईं ओर अखरोट के बाग में एक झोपड़ी थी, लगभग 2 घंटे पहले, क्यूई युन ने शांत भाव से उत्तर दिया। क्या आपने उसके अलावा किसी और को देखा? झांग दायोंग ने पूछना जारी रखा। नहीं, मैंने सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा। ठीक है, हम तुरंत किसी को इसकी पुष्टि करने के लिए भेजेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। क्यूई युन ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन कृपया मेरी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा न करें। इस बात को लेकर निश्चिंत रहें। फोन रखने के बाद क्यूई युन ने गौर किया कि झोंग रुई का चेहरा कुछ असामान्य सा लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वांछित अपराधी और सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो जैसे शब्दों ने उसे कुछ अप्रिय यादें ताजा कर दी थीं। बॉस, क्या वांछित अपराधी? ची युन ने मुड़कर मुस्कुराते हुए उससे कहा, चिंता मत करो, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस संयोग से वहां से गुजरी और मैंने इसकी सूचना दे दी। झोंग रुई ने सिर हिलाया, सवाल पूछना बंद कर दिया और गाड़ी चलाना जारी रखा। 2 घंटे बाद झांग दायोंग ने फिर से फोन किया और उसकी बुलंद आवाज में उत्साह की झलक थी। श्रीमान क्यूई, आपकी दी गई जानकारी के आधार पर हमने युकांग गांव के अखरोट के बाग में किसी को भेजा और वास्तव में ली गैंग के निशान मिले और हमने उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। आपकी सूचना के लिए धन्यवाद, जिसकी बदौलत हम वांछित अपराधी को आसानी से गिरफ्तार कर पाए। शानशान काउंटी लोक सुरक्षा ब्यूरो की ओर से मैं आपके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। ची युन ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकी। यह ऐसा काम है जो हर नागरिक को करना चाहिए। झांग दायोंग ने आगे कहा, श्री क्यूई, वांछित अपराधी को सफलतापूर्वक पकड़ने में आपकी सहायता के लिए ब्यूरो आपको कुछ प्रशंसा और पुरस्कार देने की योजना बना रहा है। क्या आपके पास बाद में लोक सुरक्षा ब्यूरो आने का समय होगा? क्यूई युन ने जल्दी से मना कर दिया, माफ कीजिए, मैं कुछ काम से शानशान काउंटी में आया था और हो सकता है कि मैं बाद में वापस न आऊं। जहां तक इनाम की बात है, आप इसे सीधे मेरे खाते में जमा कर सकते हैं। प्रशंसा पत्र की आवश्यकता नहीं है और मैं इस मामले पर ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। झांग दायोंग ने सहमति जताते हुए कुछ देर रुककर आगे जोर नहीं दिया, मैं आपके विचारों को समझती हूँ श्रीमान क्यूई। हम आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। यह पुरस्कार गोपनीय तरीके से दिया जाएगा, जिससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हम उचित माध्यमों से पुरस्कार की प्रक्रिया पूरी करेंगे और इसे आपके खाते में स्थानांतरित कर देंगे। यह सुनकर क्यूई युन ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा, समझने के लिए धन्यवाद। वह सचमुच कोई हंगामा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे इस बात का यकीन नहीं था कि वह आदमी जेल में सिलाई का काम करेगा या उसे फांसी की सजा मिलेगी। फोन रखने के बाद जब कार टोल प्लाजा से गुजरने वाली थी तो उसने अस्पताल में मिले निदेशक यू बाओशान का नंबर डायल किया। अध्याय 114 से 111 मेंडेलीव रैप लेता है। अध्याय 111 मेंडेलीव ने दोष स्वीकार किया। नए जिले के एक चाय घर में यू बाओशान ने अपने हाथ में मौजूद भूरे पीले बेजुआर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, समय समय पर उसे धीरे से रगड़ा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक संकेत था। कि युन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको यह बेजुआर कहाँ से मिला? यू बाओशान ने अंततः ऊपर देखा और मेज के उस पार बैठे कि युन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, 300 ग्राम प्राकृतिक बेजुआर, यह बाजार में आसानी से नहीं मिलता। क्यूई युन ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं तो बस भाग्यशाली था। आज बाजार में मेरी नजर किसी को गाय काटते हुए देखने पर पड़ी और उन्हें यह बेजुआर मिला तो मैंने इसे खरीद लिया। यह सुनकर यू बाओशान ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ी। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। ठीक है, तो आप इस बेजुआर को कितने में बेचने का इरादा रखते हैं? ची युन ने इस बारे में पहले ही सोच लिया था, लेकिन उसने जवाब दिया, डीन यू, मुझे वास्तव में इस चीज की सही कीमत नहीं पता। आप विशेषज्ञ हैं। उचित कीमत तय करने के लिए मुझे आपकी सलाह की जरूरत होगी। मुझे भरोसा है कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। हाँ, तुम तो बड़े चालाक हो। यू बाओशान ने दिल खोलकर हंसते हुए उसकी ओर इशारा किया। ठीक है, हम पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं तुमसे सच बोलूंगा। अगर हमारा अस्पताल इस बेजोर को खरीदता है तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा 3 लाख ही दे सकते हैं।
यह सुनकर क्यूई युन ने सिर हिलाया और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। हालांकि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से खरीदने को तैयार हूं और मैं आपको 1,50,000 कुल मिलाकर 45,000 रुपए अतिरिक्त दे सकता हूं। यह कीमत आपको कैसी लगती है? यह कीमत ची युन की उम्मीदों पर खरी उतरी। वह मन ही मन खुश हुआ, लेकिन उसने संयम बनाए रखा और कहा, हाँ, कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे वही होगा। ची युन को इतनी आसानी से सहमत होते देख यू बाओशान ने संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई। अच्छा, तुम सीधे साधे हो, काम को अंजाम देने वाले इंसान हो। हाँ, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, दीन यू। चाय की दुकान से निकलने के बाद क्यूई युन ने अपने फोन पर 450,000 के हस्तांतरण का संदेश देखा। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी और वह अपनी BMW 5 सीरीज कार को पेंगफी के पड़ोस की ओर चला गया। नीचे पेंगफी और ओल्ड फेंग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। तुम रेगिस्तान में कहाँ भाग गए थे? बूढ़े फेंग ने आकर पूछा। खजाने की खोज में गए थे, क्यूई युन हंसते हुए बोली। क्या हम ऊपर चलें? दोनों ने पेंगफी की ओर देखा, जो जमीन पर उकड़ू बैठा सिगरेट पी रहा था। उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ था। उसने धुएं का छल्ला उड़ाया और सिर हिलाकर कहा, चलो चलते हैं। वे तीनों ऊपर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। सोंग शियाओजिन ने दरवाजा खोला और पेंगफी को वहां खड़ा देखकर तुरंत उसे बंद करने की कोशिश की। सौभाग्य से ची युन की नजर तेज थी और उसने दरवाजा पकड़ लिया। अरे भाभी, मैं हूँ। क्यूई युन की आवाज सुनकर सोंग शियाओजिन ने अपनी हरकतें रोक दी और उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, क्यूई युन, तुम यहाँ क्यों हो? ची युन मुस्कुराई। क्या अब मुझे अंदर भी नहीं आने दोगे? सोंग शियाओजिन ने उसकी और ओल्ड फेंग की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों अंदर आ सकते हो, वह नहीं। इतना कहते हुए उसकी निगाहें पेंगफी पर टिक गईं, जो आक्रोश से भरी हुई थीं। पेंगफी ने अपना सिर नीचे कर लिया, थोड़ी सी बेबसी दिखाते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसका दृढ़ रवैया देखकर क्यूई युन ने केवल इतना ही कहा, ठीक है, हम दोनों अंदर जाएंगे, वह बाहर ही रहेगा। यह कहकर उन दोनों ने पेंगफी को इशारा किया और फिर दरवाजा थोड़ा खुला छोड़कर अंदर चले गए। दोनों सोफे पर बैठ गए। यह देखकर कि सोंग शियाओजिन ही घर पर अकेली थी, क्यूई युन ने पूछा, बच्चा कहाँ है? सोंग शियाओजिन ने केतली उठाई और उनमें 1 कप पानी डाला। दादी के घर भेज दिया है। यह सुनकर क्यूई युन ने अपनी जीभ चटकाई और ओल्ड फेंग के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। ऐसा लग रहा था कि वह इस बारे में गंभीर थी। ओल्ड फेंग ने हल्की खांसी करते हुए पहले कहा, खांसी भाभी, पेंगफी ने हमसे इस बारे में बात की थी और मुझे वास्तव में लगता है कि यहाँ कुछ गलतफहमी हुई है। ओल्ड फेंग की बातें सुनकर सोंग शियाओजिन ने चाय डालना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। गलतफहमी? भला किस तरह की गलतफहमी हो सकती है? मैं यहाँ हर दिन पूरे परिवार की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और वह इधर उधर मौजमस्ती करता रहता है। क्या यह मेरे लिए उचित है? बूढ़े फेंग ने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, भाभी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। पेंगफी व्यापारिक चर्चा करने गए हैं। सोंग शियाओजिन ने ठंडे लहजे में फिर कहा। व्यापार की बात करते करते बात दूसरी औरत के बिस्तर तक पहुंच गई। ओल्ड फेंग के चेहरे पर थोड़ी सी असहजता झलक रही थी। वह फिर से समझाने ही वाला था कि तभी क्यूई युन ने उसे एक नजर से देखा और वह अपने शब्द निगल गया। ची युन ने सच्ची मुस्कान बिखेरते हुए कहा, भाभी, मैं जानती हूँ कि आपको बुरा लग रहा है। इस स्थिति में कोई भी क्रोधित होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरी स्थिति स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ। पेंगफी को इस बार सचमुच फंसाया गया है, वह भी पीड़ित है। सोंग शियाओजिन ने भौहें चढ़ाते हुए आंखों में संदेह के साथ कहा, साजिश? यह कहना तो आसान है। क्या आपके पास कोई सबूत है? मुझे किसी बहाने से बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। क्यूई युन ने बार बार अपना सिर हिलाया। तुम मुझे जानते हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यही हुआ था। कुछ देर बाद सोंग शियाओजिन ने सुनने के बाद अपनी निगाहें क्यूई युन पर टिका दी और पूछा, क्या आप यह कह रहे हैं कि मेंडेलीव नाम के व्यापारी ने जानबूझकर पेंगफी को शराब पिलाई, फिर आपके ऑर्डर को चुराने के लिए जाल बिछाया? क्यूई युन ने सहमति में सिर हिलाया। जी हाँ, हमने कपड़ा कारखाने के साथ ऑर्डर पर बातचीत कर ली थी और इसे मेंडेलीव ने ले लिया था। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप कपड़ा कारखाने से पूछ सकते हैं। इसमें कुछ हद तक मेरी भी गलती है। यह मेरे और पेंगफी के बीच का व्यावसायिक मामला होना था, लेकिन मुझे कुछ दिन पहले शहर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैंने इसे पेंगफी पर ही छोड़ दिया और फिर यह सब हो गया। ओल्ड फेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर प्रतिक्रिया देते हुए सिर हिलाकर बोला, हाँ, बात बिल्कुल यही है। सोंग शियाओजिन ने उनकी बातें सुनी, फिर से उनकी ओर देखा और उसके चेहरे पर मौजूद संदेह थोड़ा कम हो गया। मैं कपड़ा कारखाने में इस बारे में पूछताछ करूंगा। अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों मुझे धोखा देने के लिए उसके साथ मिले हुए हो तो फिर कभी यहाँ मत आना। ची युन ने तुरंत कहा, निश्चिंत रहिए भाभी जी, जाकर पूछ लीजिए। हम आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। पेंगफी इस बात को लेकर बहुत परेशान है।
देखिए बाहर खड़े खड़े वह कितना थका हुआ लग रहा है। ओल्ड फेंग ने भी बीच में कहा, जी भाभी, पेंगफी वापस आने के बाद से खुद को दोषी ठहरा रहा है, आपके और बच्चे के लिए दुखी है। उसे वाकई पता है कि इस बार उससे गलती हुई है। सोंग शियाओजिन ने हल्की सी आह भरी, उसकी आंखों में थोड़ी सी उदासी झलक रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इस बार उसकी बात मान लूंगी। जब उसने आखिरकार हार मान ली तो क्यूई युन और ओल्ड फेंग दोनों ने राहत की सांस ली। ठीक है, काफी देर हो गई है, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। इतना कहकर वे खड़े हो गए और दरवाजे के बाहर खड़े पेंगफी की ओर इशारा किया। पेंगफी की आंखों में एक तेज चमक आ गई, उसने उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया और घर के अंदर चला गया। क्यूई युन 11 बजे तक घर लौट आई। झाओ किंग और उनकी बेटी को पहले से ही सोता हुआ देखकर उसने बचे हुए भोजन को दोबारा गर्म किया और जल्दी से खा लिया। खाना खत्म करने के बाद उसने मेज पर पड़े उल्कापिंड को उठाया और उसका बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन वह उससे कुछ भी समझ नहीं पाया। अचानक उनके मन में एक नाम आया, वेई जुएमिंग, एक प्रोफेसर जिनसे उनकी मुलाकात पिछली बार राष्ट्रपति बी द्वारा आयोजित एक बैठक में हुई थी। शायद उन्हें इसके बारे में कुछ पता हो। अध्याय 115 से 112 सिस्टम अपग्रेड के बाद खजाने की जानकारी। अध्याय 112 सिस्टम अपग्रेड के बाद खजाने की जानकारी। दैनिक खुफिया प्रणाली को लेवल 3 में अपग्रेड किया गया। मेजबान क्यूई युन। सिस्टम स्तर 3 प्रतिदिन 3 खुफिया अपडेट प्राप्त कर सकता है, जिसमें ग्रीन इंटेलिजेंस प्राप्त करने की थोड़ी संभावना है। आज की खुफिया जानकारी 1, लाल गुआंगहुई समूह के प्रमुख का बेटा उल्कापिंड संग्रह का शौकीन है। आज की खुफिया जानकारी 2, हरा जोस एचगारे ने अपनी जेब घड़ी में निर्देशांकों का एक सेट छिपा रखा है, जो 18वीं सदी के स्पेनिश जहाज सैन जोस के मलबे के स्थान को दर्शाता है। जहाज में अज्ञात खजाने हैं। आज की खुफिया जानकारी 3, लाल शानशान काउंटी लोक सुरक्षा ब्यूरो के उप निदेशक झांग दयोंग को वांछित भगोड़े को पकड़ने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया और जल्द ही उनका तबादला नियाओ शहर में कर दिया जाएगा। अगले दिन भर भागदौड़ करने वाला ची युन दोपहर से ठीक पहले जागा। वह झाओ किंग के बिस्तर पर लेटा हुआ था और सामने लगी चमकदार स्क्रीन को खाली निगाहों से घूर रहा था। तभी अचानक उसकी निगाहें ठहर गईं। इसे अपग्रेड कर दिया गया है। हरित बुद्धिमत्ता, जहाज का मलबा। अरे नहीं, वह जेब घड़ी तो पहले ही शी फेंग को बेचने के लिए दे दी गई है। यह सोचते ही उनके चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाकर शी फेंग का नंबर डायल किया। कुछ घंटी बजने के बाद आखिरकार कॉल कनेक्ट हो गई और रिसीवर से शी फेंग की आवाज आई, हे भाई, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। क्या तुमने वह जेब घड़ी बेच दी जो मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले दी थी? क्यूई युन की आवाज में एक अचूक बेचैनी झलक रही थी। शी फेंग ने हैरानी भरी आवाज निकाली, उसकी आवाज में संदेह भरा था। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भविष्य देख सकते हो? यह सुनकर क्यूई युन का दिल अचानक कस गया और उसने मन ही मन सोचा कि यह बहुत बुरा है। उसने जल्दी से पूछा, क्या तुमने इसे बेच दिया? हाँ, एक बूढ़े आदमी ने इसे 50,000 में खरीद लिया और उसने मोलभाव भी नहीं किया, शी फेंग ने हंसते हुए जवाब दिया। यह सुनकर क्यूई युन का दिल बैठ गया। क्या वह अभी भी वहीं है? अगर नहीं तो कृपया उसे वहीं रोक कर रखें, मैं अभी आपको ढूंढने आ रहा हूँ, वह लगभग झट से बोल पड़ा। हूँ? ओह जी महोदय, कृपया एक पल रुकिए। उनकी जल्दबाजी भरी आवाज देखकर शी फेंग के पास और सवाल पूछने का समय नहीं था और वह जल्दी से दरवाजे की ओर जाकर उस व्यक्ति को अंदर आने के लिए कहने लगा। क्यूई युन ने फोन काट दिया, जल्दी से कपड़े पहने, दरवाजे के सामने खड़ी झाओ किंग को नमस्कार किया और तेजी से बाहर निकल गई। वह पार्किंग स्थल की ओर भागा, अपनी BMW 5 सीरीज में कूदा और एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबाकर शी फेंग की दुकान की ओर तेजी से निकल गया। 20 मिनट बाद वह आखिरकार एंटीक स्ट्रीट पर स्थित कियुए पैवेलियन के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। दुकान के अंदर शी फेंग के अलावा एक और बुजुर्ग व्यक्ति भी था जिसके बाल सफेद हो रहे थे। उसने चीनी ट्यूनिक सूट पहना हुआ था और उन दोनों की निगाहें एक प्राचीन चित्र पर टिकी हुई थीं। ची युन को अंदर आते देख शी फेंग ने अपनी आंखों से सूक्ष्म संकेत दिया, जिससे यह पता चला कि यही वह व्यक्ति था जिसने जेब घड़ी खरीदी थी। क्यूई युन ने समझदारी से सिर हिलाया, जबरदस्ती मुस्कुराई और जल्दी से बूढ़े आदमी के पास जाकर विनम्रता से कहा, नमस्कार नमस्कार। बूढ़े आदमी ने अपना सिर घुमाया, क्यूई युन को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ी उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ पूछा, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकता हूँ? ची युन मुस्कुराती रही और ईमानदारी से बोली, महोदय, सच कहूँ तो जो जेब घड़ी आपने पहले खरीदी थी वह मैंने बॉस शी की दुकान पर दी थी। कुछ विशेष कारणों से मैं अब इसे बेचना नहीं चाहती। बेशक मुझे पता है कि आपने बॉस शी के साथ लेन देन पूरा कर लिया है, इसलिए घड़ी अब आपकी है। मैं बिना कुछ दिए इसे वापस नहीं मांगूंगा। मैं इसे आपसे वापस खरीदने के लिए 60,000 रुपए देने को तैयार हूँ। क्या यह ठीक रहेगा?
बूढ़े आदमी के चेहरे पर थोड़ी सी नाखुशी झलक रही थी। उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और सख्ती से कहा, युवक, व्यापार में ईमानदारी बहुत जरूरी है। सौदा हो चुका है, अब इससे पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। ची युन का दिल घबरा गया और उसकी मुस्कान तुरंत कठोर हो गई। उसने जल्दी से समझाया, आपने गलत समझा है महोदय। मैं अपने वचन से मुकर नहीं रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि यह जेब घड़ी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसे आपसे वापस खरीदना चाहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने फिर भी अपना सिर हिलाते हुए दृढ़ता से कहा, मुझे खेद है, मुझे यह घड़ी पसंद है और मेरा इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है। यह सुनकर ची युन का दिल बैठ गया। उस आदमी के पहनावे और व्यवहार से लग रहा था कि उसकी पहचान साधारण नहीं है और उसने 60,000 के प्रस्ताव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। हालात थोड़े पेचीदा हो गए। उसने शी फेंग की ओर देखा, जो समझ गया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बीच बचाव करने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ हाँ, कोई जल्दी नहीं है, क्यों न हम बैठें और चाय पीते हुए आराम से इस पर बात करें। सर, मैं यह पेंटिंग यहीं छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसे बाद में देख सकें। सच कहूँ तो मेरे पास एक और अनमोल वस्तु है जिसे मैं बाद में आपके मूल्यांकन के लिए लाऊंगा। बूढ़े आदमी ने हल्के से सिर हिलाया और उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। ठीक है, मैं तुम्हारी चाय पी लूंगा, लेकिन घड़ी के बारे में मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। शी फेंग ने तुरंत कहा, मैं समझ गया महोदय, हम बस बैठकर बातचीत कर रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, घड़ी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। इतना कहकर उन्होंने क्यूई युन को बैठने के लिए आमंत्रित किया और कुशलतापूर्वक चाय तैयार की। उसने पहले बूढ़े आदमी के लिए एक कप चाय डाली और कहा, महोदय, कृपया इस लोंगजिंग चाय को चखें जो मैंने अभी अभी खरीदी है। बूढ़े आदमी ने एक घूंट लिया, हल्का सा सिर हिलाया और कहा, हम्मा, चाय तो गाढ़ी और खुशबूदार है, वाकई बहुत अच्छी चाय है। शी फेंग मुस्कुराई और क्यूई युन के लिए एक कप पानी डाला। ची युन ने कप उठाया, हालांकि उसका ध्यान अभी भी घड़ी पर था, लेकिन इसे दिखाना उचित नहीं था, इसलिए वह भी उनके साथ चाय पीने और बातचीत करने में शामिल हो गया। शी फेंग ने उस बूढ़े व्यक्ति से प्राचीन वस्तुओं के बारे में बातचीत की, जिनमें सुलेख से लेकर चीनी मिट्टी के बर्तन, जेड से लेकर कांस्य की कलाकृतियां शामिल थीं, और उन दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई। जैसे ही दोपहर के भोजन का समय नजदीक आया, शी फेंग ने बूढ़े व्यक्ति को दोपहर के भोजन के लिए अपने साथ आने का निमंत्रण दिया। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, दोपहर के भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, जब मेरे पास समय होगा तो मैं फिर से आपकी दुकान पर आऊंगा। ओह महोदय, जल्दी मत जाइए, आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति से मिलना दुर्लभ है और मेरे पास अभी भी कई प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे पास 20 साल पुरानी डॉटर रेड की एक बोतल है, क्यों न हम इसे साथ में चखें। शुरू में दृढ़ निश्चयी वह बूढ़ा व्यक्ति अच्छी शराब का जिक्र सुनकर हिचकिचा उठा। 20 साल पुरानी बेटी की रेड वाइन। शी फेंग ने रवैये में आए बदलाव को भांप लिया और तुरंत अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, हाँ, मेरे पास केवल 2 जार थे। मैंने पहले एक विशिष्ट अतिथि के स्वागत के लिए एक जार खोला था और उसका स्वाद असाधारण था। आज आप जैसे ज्ञानवान बुजुर्ग से मिलना नियति जैसा लगता है, इसलिए मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता था। बूढ़े आदमी की आंखों में लालच की एक झलक दिखाई दी जब उसने धीरे से अपनी दाढ़ी सहलाई। ठीक है, क्योंकि तुम इतने दयालु हो, मैं कुछ ड्रिंक्स के लिए रुक जाता हूँ, लेकिन मुझे कहना होगा, मेरी पीने की क्षमता प्रभावशाली नहीं है, मैं बहुत ज्यादा नहीं पी सकता। शी फेंग ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं महोदय, हम बस कुछ घूंट पी रहे हैं, शराब का स्वाद ले रहे हैं, अपने विचार साझा कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि इतना काफी है तो बस कह दीजिएगा। इस समय चुप रहे क्यूई युन ने अचानक कहा, महोदय, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको 1980 के दशक के माओताई में कोई दिलचस्पी है। पुनश्च सभी से क्षमा चाहता हूँ, मैं परसों शहर से बाहर रहूंगा। मैंने कथानक में कुछ बदलाव किए हैं, इसलिए मेरे पास कोई लिखित पांडुलिपि नहीं है। मैं अगले कुछ दिनों में 2 अध्यायों को अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा और बाकी को बाद में पूरा कर दूंगा। अध्याय 116 से 113, क्या वह वास्तव में इंसान है। अध्याय 113, क्या वह इंसान भी है। 1980 के दशक के माओताई के बारे में सुनकर बूढ़े व्यक्ति का चेहरा, जिसमें पहले केवल मामूली बदलाव दिखाई दे रहा था, अचानक चमक उठा। उसकी आंखें उम्मीद से भर गईं। उसने अपना सिर घुमाया और क्यूई युन को ध्यान से देखते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या आपके पास 1980 के दशक की माओताई है। क्यूई युन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सही कहा, मुझे संयोग से एक बोतल मिल गई। बूढ़े आदमी की गर्दन की हड्डी अनायास ही हिल गई और उसने अपने होंठ चाटे। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ची युन को यह बात समझ आ गई थी, यह बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से शराब का शौकीन था, इसलिए वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। हम बूढ़े आदमी ने धीरे से आ भरी, अपनी जेब से घड़ी निकाली और मेज पर रख दी, फिर अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए बोला, बच्चे, ये घड़ी, क्यों न हम इसे माओताई की उस बोतल के बदले में बदल लें।
ची युन ने मेज पर रखी जेब घड़ी को देखा और प्रसन्न हो उठा। उसने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी और उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा व्यक्ति खुद इसका प्रस्ताव रखेगा। तो वह तुरंत मान गया। ठीक है, मैं घर जाकर आपके लिए ले आता हूँ। जल्दी करो, बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा। फिर शी फेंग की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें भी अपनी बेटी का लाल रंग का कपड़ा लेने घर जाना है? शी फेंग पहले तो हैरान रह गया, फिर तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए बोला, बूढ़ा आदमी सब कुछ पाना चाहता है ना? लेकिन वह यह भी समझ गया था कि यह बूढ़ा आदमी शायद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने पहले जेब घड़ी खरीदते समय कीमत पर मोलभाव भी नहीं किया था। उससे दोस्ती करने का मतलब भविष्य में एक बड़ा ग्राहक मिल सकता था। हाँ साहब, घर जाने की जरूरत नहीं है, यह दुकान में है, मैं अभी आपके लिए ले आता हूँ, शी फेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और तेजी से पीछे वाले कमरे की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह दोनों हाथों में डॉक्टर रेड वाइन का एक जार लिए बाहर आया, जिसकी सील अभी भी बरकरार थी और उससे उम्र का आभास झलक रहा था। मैं बाजार जा रहा हूँ, पेय पदार्थों के साथ खाने के लिए कुछ स्नैक्स लेने। जाओ, बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया। उसकी निगाहें शराब के घड़े पर टिकी हुई थीं। 1 घंटे बाद क्यूई युन हाथ में माओताई की एक बोतल लेकर वापस लौटी। बूढ़ा आदमी अब और इंतजार करने को तैयार नहीं था और शी फेंग के साथ शराब पीना शुरू कर चुका था। ची युन ने मेज की ओर देखा। उसने गौर किया कि डॉक्टर रेड का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो चुका था और बूढ़े आदमी के गाल थोड़े लाल हो गए थे और वह मन ही मन मुस्कुराई, यह सोचकर कि बूढ़ा आदमी सचमुच शराब का शौकीन है। वह आगे बढ़ा और धीरे से माओताई की बोतल मेज पर रखते हुए बोला, महोदय, प्रतीक्षा के लिए क्षमा करें। ये रही 1980 के दशक की माओताई की बोतल, आशा है आपको पसंद आएगी। बूढ़ा आदमी शी फेंग से बातें कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से अपना शराब का गिलास नीचे रखकर माओताई उठा लिया। उसने पहले बोतल का बारीकी से निरीक्षण किया और पुष्टि करने के बाद ढक्कन खोला। देखते ही देखते सॉस की मनमोहक खुशबू हवा में फैल गई। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था और उसने कहा, वाह क्या खुशबू है, यह तो वाकई किसी बढ़िया शराब की खुशबू है। शी फेंग भी पास आया, शराब की मनमोहक सुगंध सूंघते हुए, और खुद को घूंट भरने से रोक नहीं सका। महाराज, यह माओताई दुर्लभ है, आज आपको एक शानदार दावत मिलने वाली है। यह कहते हुए उसने शराब का गिलास मुझे सौंप दिया। अप्रत्याशित रूप से बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से ढक्कन को कसकर बंद कर दिया और फिर शराब की बोतल को अपने बगल में रख दिया। इस हरकत को देखकर शी फेंग अवाक रह गया। क्या यह आदमी सच में इंसान है? उसने अभी अभी मेरी बेटी की रेड वाइन पी ली और अब जब माओताई यहाँ है तो वह मुझे उसका एक घूंट भी नहीं चखने दे रहा है। बूढ़े आदमी ने उसकी निगाहों को अनसुना कर दिया और मेज पर रखी जेब घड़ी को क्यूई युन की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे ले लो, अब यह तुम्हारी है। ची युन ने बिना कुछ कहे घड़ी को एक तरफ रख दिया। चूंकि उन्हें बाद में गाड़ी चलानी थी, इसलिए उन्होंने शी फेंग के पीने के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया और बस कुछ निवाले ही खाए। कुछ ही देर में जब बूढ़ा व्यक्ति शराब और भोजन से संतुष्ट हो गया तो उसने माओताई की बोतल अपने साथ ली और चला गया। क्यूई युन भी वहां ज्यादा देर नहीं रुकी और थोड़ी देर बाद ही चली गई। उसने शुरू में वेई जुएमिंग का संपर्क नंबर शी फेंग से लेने की योजना बनाई थी, लेकिन शी फेंग के पास भी वह नंबर नहीं था, इसलिए उसे हांग वेजे को फिर से फोन करना पड़ा। हेलो क्यूई भाई, क्या आदेश है? दूसरी तरफ से हांग वेजे की आवाज बहुत उत्साहपूर्ण थी। हालांकि वह शेयरों में निवेश नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने पिछली एक सभा में दूसरों से सुना था कि जब से क्यूई युन ने कहा था कि हाओयुआन गैस के शेयरों की कीमत आसमान छू जाएगी, तब से वे वास्तव में कई दिनों से उच्चतम स्तर को छू रहे थे। इससे निश्चित रूप से क्यूई युन की जानकारी की सटीकता साबित हुई और जो इस तरह की अंदरूनी खबरें हासिल कर सकता है वह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, है ना? पहले तो उसने बॉस बी के साथ अपने संबंधों के कारण क्यूई युन से संपर्क किया था, लेकिन अब वह खुद क्यूई युन को महत्व देता था। ची युन हंसते हुए बोली, ओम बड़े भाई, आप बहुत दयालु हैं, मैं कुछ भी आदेश देने की हिम्मत नहीं करती, बस मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप बहुत ही विनम्र हैं क्यूई भाई, जो चाहो पूछिए, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। हांग वेजे हंस पड़ा। यह देखकर क्यूई युन ने विनम्रता छोड़ दी और अपना उद्देश्य बताया, बात यह है हांग बड़े भाई, मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप जानते हैं कि मैं श्री वेई जुएमिंग से कैसे संपर्क कर सकता हूँ? मुझे उनसे कुछ सलाह लेनी है, बस इतना ही। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी आपको भेज देता हूँ। हांग वेजे ने बड़ी सरलता से सहमति जताई। हाँ, बहुत बढ़िया। पिछली बार गाइड ढूंढने में मदद करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना भूल गई थी। जब समय मिले तो हम जरूर मिलेंगे, ची युन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों भाई, ये तो कुछ खास नहीं है, तुम जरूरत से ज्यादा विनम्रता दिखा रहे हो, जिससे हम अजनबी लग रहे हैं। जब तुम फ्री होगे तब मिलेंगे। फोन रखने के बाद हांग वेजे ने तुरंत वेई जुएमिंग का फोन नंबर भेज दिया। तुरंत ही क्यूई युन ने नंबर डायल किया।
वेई जुमिंग ने उल्कापिंड के बारे में सुनते ही शिंदा में मिलने के लिए कहा। ठीक है श्रीमान वेई, मैं अब वहां जा रहा हूँ। फोन रखने के बाद क्यूई युन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और सीधे शिंदा के लिए गाड़ी चला दी। आधे घंटे बाद उनकी मुलाकात स्कूल के एक कार्यालय में वेई जुएमिंग से हुई। श्रीमान वेई, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, क्यूई युन ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए डेस्क के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वेई जुएमिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने जिस उल्कापिंड का जिक्र किया है वह कहाँ है? मुझे देखने दीजिए। क्यूई युन ने सिर हिलाया और उल्कापिंड से भरा सीलबंद थैला उसे सौंप दिया। वेई जुएमिंग ने सीलबंद थैला उठाया और उसकी नजरें तुरंत एक जगह टिक गईं। उसने थैला खोला, अंदर से उल्कापिंड निकाला और उसे अपनी हथेली में लेकर ध्यान से देखा। काफी देर बाद वेई जुएमिंग ने आखिरकार धीरे से कहा, इस पत्थर की बनावट देखने में काफी खास है। इसकी सतह पर मौजूद संलयन परत अपेक्षाकृत बरकरार है और प्रारंभिक तौर पर इसे एक प्रकार का पथरीला उल्कापिंड माना जा रहा है। तुम्हें यह उल्कापिंड कहाँ से मिला? क्यूई युन मुस्कुराई, कल मैं खाली थी और गोबी रेगिस्तान में जेड पत्थर लाने जाने की योजना बना रही थी और संयोग से मुझे यह चीज मिल गई। यह उन उल्कापिंडों की तरह दिखती है जिन्हें मैंने ऑनलाइन देखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे देखें। यह सुनकर वेई जुएमिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, गोबी रेगिस्तान में उल्कापिंड मिलना वाकई संभव है, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां उल्कापिंड मिलने की संभावना अधिक होती है। आपकी किस्मत अच्छी है। हाँ, वाकई किस्मत अच्छी है, ची युन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या आपको लगता है कि यह उल्कापिंड कीमती है? कुछ देर सोचने के बाद वेई जुएमिंग ने जवाब दिया, प्रारंभिक दृश्य आकलन के आधार पर यह अपेक्षाकृत दुर्लभ प्रकार का प्रतीत होता है, लेकिन इसकी सटीक संरचना और उत्पत्ति का पता लगाने के लिए पेशेवर उपकरणों और विश्लेषण की आवश्यकता है। उल्कापिंड कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सामान्य प्रकारों में पथरीले उल्कापिंड, लोहे के उल्कापिंड और पथरीले लोहे के उल्कापिंड शामिल हैं, जो बहुत मूल्यवान नहीं होते हैं। चंद्रमा और मंगल ग्रह से आने वाले उल्कापिंड दुर्लभ होते हैं। अन्य ग्रहों से आने वाले ये उल्कापिंड बहुत मूल्यवान होते हैं और वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्रों के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। स्पष्टीकरण सुनने के बाद क्यूई युन को मुख्य बात समझ में आ गई, जो यह थी कि उसका उल्कापिंड काफी मूल्यवान हो सकता है। वेई जुएमिंग ने उल्कापिंड को सीलबंद थैले में वापस रख दिया, फिर क्यूई युन की ओर देखकर कहा, विश्लेषण में कुछ समय लगेगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं और कल वापस आ सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं श्रीमान वेई? बिल्कुल, मुझे आप पर भरोसा है, क्यूई युन ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा है, अब आप वापस जा सकते हैं, वेई जुएमिंग ने सीलबंद बैग को अपने बगल में रखे सेफ में रखते हुए कहा। अध्याय 117 से 114, जेब घड़ी के अंदर का रहस्य। अध्याय 114 जेब घड़ी के अंदर का रहस्य। न्यू डिस्ट्रिक्ट छोड़ने के बाद क्यूई युन सीधे घर नहीं गई बल्कि शिंगहे बे में स्थित 2 दुकानों पर गई। वेई योंग ने कुछ दिन पहले ही फोन पर उसे बताया था कि फलों की दुकान का नवीनीकरण हो गया है और वह खुल गई है, और उससे कहा था कि वह आकर उसका जायजा ले। लेकिन उस समय क्यूई युन संयोगवश रेगिस्तान में था, इसलिए वह इसे देखने से चूक गया। जैसे ही कार चौराहे पर पहुंची, आवागम धीमा हो गया। आगे कुछ हद तक जाम था, जबकि आधे महीने पहले इस सड़क पर एक भी कार नहीं थी। फल की दुकान के अंदर अलमारियां तरह तरह के फलों से भरी हुई थीं और ग्राहक लगातार अंदर बाहर आ जा रहे थे। वेई योंग ने उसे अंदर आते देखा, लेकिन उसके पास उसका अभिवादन करने का समय नहीं था। बूढ़े क्यूई, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। ची युन ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी और फूलों की दोनों टोकरियां नीचे रख दी। दुकान का चक्कर लगाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह फलों का सुपरमार्केट वास्तव में बहुत लाभदायक था। स्ट्रॉबेरी के 200 ग्राम के एक डिब्बे को 35 युआन में बेचा गया। 20 मिनट से अधिक इंतजार करने के बाद दुकान में ग्राहकों की भीड़ आखिरकार कम हो गई और वेई योंग मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसे एक सिगरेट की पेशकश की। क्यूई युन ने सिगरेट ली और मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, कारोबार खूब फल फूल रहा है। वेई योंग ने सिगरेट मुंह में डालते हुए कहा, हाँ, ये तो तुम्हारी दूरदर्शिता की वजह से है। अब तो रोजाना का कारोबार 6 से 7 हजार युआन है। एक स्टोर का 6 से 7 हजार का कारोबार, दोनों स्टोरों को मिलाकर इसका मतलब है कि प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 हजार का लाभ होता है। यह सुनकर क्यूई युन ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि आप और आपकी पत्नी अच्छी तरह से सब कुछ संभाल रहे हैं। हाँ, मेरे साथ विनम्रता मत दिखाओ। वेई योंग दिल खोलकर हंसा, मैंने तुम्हारी भाभी से पहले ही बात कर ली है कि इन दोनों दुकानों में तुम्हारी आधी हिस्सेदारी होगी और मैं हर महीने तुम्हारे कार्ड में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। इस बारे में बाद में बात करेंगे। ची युन ने सिर हिलाया, क्योंकि अब उसके पास 2-3 हजार की कमी नहीं थी और वह अपने भाई का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहता था। वेई योंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आपके पास कब समय है?
आपकी भाभी और सिसी आपको धन्यवाद देने के लिए अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती हैं। हम सब परिवार हैं, इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ची युन ने दूसरे के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मैं भी इन दिनों काफी व्यस्त हूँ। जब समय मिलेगा तो कुछ दिनों में आपसे मिलने आऊंगा और साथ में शराब पीऊंगा। जरूर, वेई योंग मुस्कुराया। दुकान में अभी भी कई ग्राहक मौजूद थे, इसलिए क्यूई युन ज्यादा देर नहीं रुकी और थोड़ी देर बाद ही विदा लेकर घर चली गई। घर खाली था। झाओ किंग ने पहले ही उसे संदेश भेजकर बताया था कि वह नुनवान को खेलने के लिए बाहर ले गई है। इसलिए ची युन सोफे पर बैठ गई और जेब घड़ी निकालकर उसे एक बार फिर ध्यान से देखने लगी। इस बार उन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक इसकी जांच की, यहाँ तक कि विशेष रूप से एक आवर्धक लेंस भी खरीदा, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। क्या डायल के नीचे निर्देशांक उकेरे जा सकते हैं? वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। यह सोचते हुए उसने एक छोटा चाकू निकाला और सावधानी पूर्वक डायल को खोलने की कोशिश करने लगा। क्यूई युन बहुत सावधानी से आगे बढ़ी, उसे डर था कि कहीं घड़ी को नुकसान न पहुंच जाए। अंततः डायल को सफलतापूर्वक खोल दिया गया। उसने ध्यान से देखने के लिए झुककर देखा और वाकई आवर्धक लेंस से उसने घड़ी के केस के अंदर कुछ बेहद छोटे उत्कीर्णन देखे। N4122341200 W801394827000। क्यूई युन को उत्साह का अनुभव हुआ। खुफिया जानकारी में उल्लिखित सैन जोस जहाज के मलबे का यही स्थान होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उसने और गौर से देखा, उसकी भौहें तन गईं। निर्देशांकों का यह समूह कुछ अजीब लग रहा था। अक्षांश और देशांतर का प्रारूप सही नहीं लग रहा था। आमतौर पर ऐसे मूल्यों की संख्यात्मक सीमा की कुछ सीमाएं होती हैं, और ये संख्याएं पारंपरिक समझ से कुछ हद तक परे थीं। उसने जल्दबाजी में अपना फोन निकाला, मैप सॉफ्टवेयर खोला और निर्देशांक दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन सॉफ्टवेयर ने अमान्य निर्देशांक दिखाए। क्यूई युन की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं, यह महसूस करते हुए कि ये निर्देशांक सरल नहीं थे, और उसने अनुमान लगाया कि शायद इन पर विशेष एन्क्रिप्शन प्रक्रिया की गई होगी। इन्हें डिक्रिप्ट कैसे करें? काफी देर तक सोचने के बाद भी जब उसे कोई सुराग नहीं मिला, तो उसने पहले इन सभी संख्याओं को लिखने का फैसला किया और फिर जेब घड़ी की मरम्मत करने का। अब जबकि उसे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी थी, मामला इतना जरूरी नहीं था। बाहर अंधेरा होने लगा था, इसलिए क्यूई युन उठी और रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। जब तक झाओ किंग अपनी बेटी के साथ वापस लौटीं, तब तक खाने की मेज पर एक शानदार भोजन पहले से ही लगा हुआ था। पापा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। घर में प्रवेश करते ही छोटी बच्ची को खाने की खुशबू आई और वह खुशी खुशी क्यूई युन की ओर दौड़ पड़ी। हंसते हुए क्यूई युन अपनी बेटी को गोद में उठाने के लिए नीचे झुका और उसके गाल पर एक चुंबन देते हुए बोला, मेरी प्यारी वापस आ गई है, जाओ अपने हाथ धो लो और चलो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। झाओ किंग भी पास आई और पकवानों से भरी मेज को देखकर अपनी खूबसूरत आंखों से बोली, हम आज इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? ची युन ने उसके शब्दों में असंतोष का संकेत सुना। वह वास्तव में पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्त था, जिसके कारण उसने उसे कुछ हद तक उपेक्षित छोड़ दिया था। उसने हल्की सी खांसी की, शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और कटोरे उठाकर चावल निकालने लगा। रात में लगातार 2 काम पूरे करने के बाद क्यूई युन थक गई और कमजोरी से बिस्तर पर गिर पड़ी। झाओ किंग ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसके दिल में व्याप्त असंतोष पहले ही दूर हो चुका था। आज की इंटेल एक लाल झांग डैनफेंग कई दिनों से दुकानों को लेकर अपने पति के साथ शीत युद्ध में थी और उन्होंने कल औपचारिक रूप से तलाक के लिए पंजीकरण करा लिया। दुकान का स्वामित्व अब झांग डैनफेंग के पास है। वह दुकान बेचना चाहती है, लेकिन किराए का अनुबंध देखकर कई खरीदार पीछे हट गए। अब झांग डैनफेंग दुकान आपको बेचना चाहती है। आज की इंटेल 2 रेड झांग दायोंग को पहले ही नए जिले के जी सुरक्षा ब्यूरो में उपनिदेशक के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। आज की इंटेल 3 रेड हांग वेजे वर्तमान में रेड रोमांटिक स्ट्रीट पर एक ग्राहक के साथ अवैध गतिविधियों में लिप्त है। सुरक्षा एजेंसी वर्तमान में उस सड़क पर स्थित व्यावसायिक परिसरों में अचानक निरीक्षण कर रही है। हालांकि ये तीनों ही जानकारियां प्रत्यक्ष रूप से धन कमाने वाली नहीं हैं, लेकिन ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। झांग डैनफेंग की दुकान अब एक बहुमूल्य संपत्ति है। अगर इसे उचित मूल्य पर खरीदा जा सके तो यह निश्चित रूप से एक लाभदायक सौदा होगा। हालांकि इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। बातचीत में लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे पक्ष के पहले पहल करने का इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा झांग दयांग का नए जिले में उप निदेशक के रूप में तबादला अतीत के मामलों का लाभ उठाते हुए उनसे संपर्क स्थापित करने और भविष्य की संभावित जरूरतों के लिए नेटवर्किंग का विस्तार करने का एक अवसर हो सकता है। जहां तक तीसरी जानकारी की बात है, क्यूई युन हांग वेजे को फोन करने के लिए अपना फोन लेकर बाथरूम में चला गया। हेलो भाई क्यूई, क्या आपके मन में कुछ है? दूसरी तरफ से हांग वेजे की आवाज में थोड़ी सी सांस फूलने और तनाव का हल्का सा एहसास था। हाँ भाई हांग, आप अब कहाँ हैं? मैं आपसे थोड़ी देर पीने के लिए मिलने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैं अभी खाली हूँ। हांग वेजे एक पल के लिए रुका,
फिर ईमानदारी से जवाब दिया, मैं झेंगयांग स्ट्रीट में एक ग्राहक के साथ नहा रहा हूँ, आप क्यों नहीं आते भाई क्यूई। झेंगयांग स्ट्रीट, क्यूई युन ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, मैं अभी अभी झेंगयांग स्ट्रीट से निकला हूँ। कुछ देर रुकने के बाद मानो कुछ याद आने पर उसने अचानक पूछा, आप किसी चीज में शामिल तो नहीं थे, है ना? मैंने तो बस सुरक्षा कर्मियों को वहां निरीक्षण करते देखा था। आप यह सुनकर हांग वेजे क्षण भर के लिए घबरा गया, उसकी आवाज लड़खड़ा गई, भाई क्यूई, क्या आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं इस बारे में मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम सचमुच किसी संदिग्ध काम में शामिल हो? जल्दी से यहाँ से निकलो, पकड़े जाना बहुत शर्मनाक होगा। ची युन का लहजा गंभीर हो गया। यह सुनकर हांग वेजे तुरंत घबरा गया और बोला, ठीक है, अभी बात नहीं करते, मुझे जाना होगा। फोन रखने के बाद क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, इन लोगों की इच्छा शक्ति वाकई कमजोर है, ये छोटी छोटी बातों को बड़ी बातों पर हावी होने देते हैं। बिस्तर पर वापस लेटते हुए झाओ किंग ने उसकी ओर रुख किया, अपने सिर को हाथ से सहारा दिया, उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। आप किसे फोन कर रहे थे कि आपको निस्ता के लिए बाथरूम जाना है? क्यूई युन अचंभित रह गई, कोई नहीं, बस एक दोस्त जिसके पास कुछ था, मैंने उसे वापस फोन किया। झाओ किंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी, जाहिर तौर पर उसके जवाब से असंतुष्ट होकर एक हल्की सी नाक सिकोड़ी और फिर से उस पर लेट गई। ची युन को अंदर ही अंदर कड़वाहट महसूस हो रही थी, वह सोच रही थी कि कोई इसे कैसे सहन कर सकता है। 20 मिनट बाद हांग वेइजे ने संदेश भेजा, भाई, आज मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ, इतनी बड़ी कृपा के लिए शब्दों में धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं होती। अध्याय 118 से 115 $500 अमेरिकी डॉलर। अध्याय 118 अध्याय 115 $500 अमेरिकी डॉलर। अगले दिन क्यूई युन के नाश्ता करने के तुरंत बाद उन्हें वेई जुएमिंग का फोन आया, जिन्होंने बताया कि परीक्षा के परिणाम आ गए हैं और उन्हें स्कूल आने के लिए कहा। क्यूई युन को नई ऊर्जा मिली और वह तुरंत विश्वविद्यालय के लिए गाड़ी चलाकर निकल गई। यह वही कार्यालय था जहां पिछली बार था। वेई जुएमिंग थोड़ा थका हुआ लग रहा था, संभवतः परीक्षण प्रक्रिया की थकान के कारण। आप यहाँ हैं, बैठ जाइए। क्यूई युन ने सिर हिलाया और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। श्रीमान वेई, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। वेई जुएमिंग ने हाथ हिलाया, उल्कापिंड को क्यूई युन को लौटा दिया और फिर कुछ परीक्षण रिपोर्टें निकाली। इस उल्कापिंड की संरचना के आधार पर यह संभवतः चंद्रमा से आया है और शायद किसी महत्वपूर्ण क्षुद्रग्रह की टक्कर का एक टुकड़ा है। उल्कापिंड को सुरक्षित रखने के बाद क्यूई युन ने परीक्षण रिपोर्टें उठाईं और पन्ने पलटे। उनमें कुछ मौलिक गुण और अस्पष्ट पेशेवर शब्द थे जो उसे किसी विदेशी लिपि की तरह लग रहे थे। वैसे, जैसा कि वेई जुएमिंग ने पिछली बार उल्लेख किया था, चंद्र उल्कापिंड अत्यंत दुर्लभ और बहुत मूल्यवान होते हैं। उन्होंने अपना गला साफ किया और सीधे पूछा, श्रीमान वेई, अगर मैं सीधे सीधे पूछूं तो आपकी राय में इस उल्कापिंड की कीमत कितनी हो सकती है? वेई जुएमिंग शांत रहे, थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, पिछले साल लंदन में क्रिस्टीज में 1 किलोग्राम के चंद्र उल्कापिंड की नीलामी $500 अमेरिकी डॉलर में हुई थी। $500 अमेरिकी डॉलर। इस कीमत ने क्यूई युन को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया, उसने इसका अनुमान कम लगाया था। वेई जुएमिंग ने आगे कहा, हालांकि इन उल्कापिंडों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वैज्ञानिक अनुसंधान में उनका योगदान है। चाहे चंद्रयान उतरना हो या चंद्रमा की आंतरिक संरचना का अन्वेषण करना हो, वे महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। वैसे, मैंने भविष्य के शोध सामग्री के हिस्से के रूप में इस उल्कापिंड की कुछ तस्वीरें ली हैं। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? ची युन मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे घंटे बाद क्यूई युन ने वेई जुएमिंग के कार्यालय को छोड़ दिया। शुरू में तो वह अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए परामर्श शुल्क देना चाहता था, लेकिन वेई जुएमिंग ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। कोई और विकल्प न होने के कारण उन्होंने रणनीति बदलने का फैसला किया और स्कूल पुस्तकालय को 50,000 युआन मूल्य की किताबें दान कर दी। कार में वापस आकर क्यूई युन ने अपना फोन निकाला और हांग वेजे को कॉल करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि हांग ने पहले ही उसे कॉल कर दिया। नमस्ते भाई क्यूई, क्या हम दोपहर के भोजन पर मिलना चाहेंगे? क्यूई युन बस हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि वह तुरंत सहमत हो गया और उन्होंने एक चाय की दुकान पर मिलने का इंतजाम किया। जब वह रेस्तरां पहुंचा तो हांग वेजे पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था और दूर से क्यूई युन की कार को देखकर उसने उत्साहपूर्वक हाथ हिलाया। दोनों रेस्तरां में दाखिल हुए और बैठने के लिए एक शांत कोना ढूंढ लिया। भाई क्यूई, आप कैसे हैं? आप काफी तरोताजा लग रहे हैं, हांग वेजे ने मुस्कुराते हुए मेनू देते हुए कहा। ची युन ने मेनू लिया, उसे लापरवाही से पलटा और जवाब दिया, ओह, मैं तो बस जैसे तैसे गुजारा कर रही हूँ, आप सबके मुकाबले मेरी कोई तुलना नहीं है। होंग वेजे ने दिल खोलकर हंसते हुए क्यूई युन के कंधे पर थपथपाया और कहा, भाई क्यूई, इतना विनम्र मत बनो। हाओयुआन गैस के बारे में खबर मिलना ही आपको आम लोगों से अलग बनाता है।
क्यूई युन ने लापरवाही से कुछ व्यंजन ऑर्डर किए, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कोई बहस नहीं की। वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना था। यह सुनकर हांग वेइजे आगे झुके और बोले, भाई क्यूई, आप जो चाहें पूछें। अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। क्यूई युन ने सिर हिलाकर कहा, क्या आप ग्वांगहुई समूह के बेटे को जानते हैं? क्या उनसे संपर्क करने का कोई तरीका है? ग्वांगहुई समूह का बेटा हांग वेइजे ने अपने चमकदार गंजे सिर को सहलाया और सोच में डूबे हुए दिखे। काफी देर बाद उसने फिर कहा, अगर मैं कुछ लोगों के जरिए उससे संपर्क कर लूं तो शायद मैं उससे बात कर पाऊंगा। आपको उससे क्या चाहिए? खैर, मेरे पास चंद्रमा से आया एक उल्कापिंड का टुकड़ा है और मैंने सुना है कि उसे उल्कापिंड इकट्ठा करना पसंद है, इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि क्या उसे इसमें दिलचस्पी है, क्यूई युन ने खुलकर कहा। उन्हें लगा कि इस तरह के मामले को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। चंद्रमा का उल्कापिंड हांग वेइजे चौंक गया, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने अपना फोन निकाला और कॉल करने लगा। अरे लाओ हाई, तुम्हें पता है ना कि हाँ ग्वांगहुई समूह। अंत में थोड़ी बातचीत के बाद उसने फोन काट दिया और राहत की सांस ली। भाई क्यूई, मेरा दोस्त जल्द ही संपर्क जानकारी भेज देगा। यह सुनकर क्यूई युन ने तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया। हांग वेइजे ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बीच इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कल रात तुम न होते तो आज मुझे काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। हाँ। कुछ मिनट बाद ग्वांगहुई ग्रुप के बेटे लियू शियाओताओ की संपर्क जानकारी भेज दी गई। क्यूई युन ने तुरंत फोन नहीं किया बल्कि हांग वेइजे से विदा होने तक इंतजार किया, फिर अपनी कार में बैठकर नंबर डायल किया। फोन कुछ देर तक बजता रहा, फिर आखिरकार किसी ने उठाया और दूसरी तरफ से एक युवक की आवाज आई, बोलो। नमस्कार श्रीमान लियू, मेरा नाम ची युन है। मैंने सुना है कि आपको उल्कापिंड इकट्ठा करने का शौक है और संयोग से मेरे पास एक चंद्र उल्कापिंड है। क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? ची युन ने आत्मविश्वास से कहा। हम लियू शियाओताओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। क्या आपको यकीन है कि यह चंद्र उल्कापिंड है? क्यूई युन ने आश्वस्त होकर उत्तर दिया, हाँ, मैंने विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर से इसकी जांच करवाई है। यह पुष्टि हो चुकी है कि यह एक चंद्र उल्कापिंड है। अगर ऐसा है तो चलिए मिलते हैं। उल्कापिंड भी ले आइए ताकि मैं उसे देख सकूं। लियू शियाओताओ स्पष्ट रूप से दिलचस्पी दिखा रही थी। कोई बात नहीं, स्थान कहाँ है? किंगफेंग मनोर, बिल्डिंग 11, मुझे वहां ढूंढो। फोन रखने के बाद क्यूई युन को लगा कि पता अजीब तरह से जाना पहचाना सा है। काफी देर बाद आखिरकार उसे याद आया कि यह वही जगह थी जहां उसने पिछली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी लाने के लिए झोंगरुई को भेजा था। किंगफेंग मनोर, बिल्डिंग 11। 1 घंटे से अधिक समय बाद क्यूई युन किंगफेंग मनोर पहुंची, जो एक आलीशान विला परिसर था और देखने में बेहद भव्य लग रहा था। अध्याय 119 से 115 $500 अमेरिकी डॉलर भाग 2। अध्याय 119 अध्याय 115 $500 अमेरिकी डॉलर भाग 2। उसने कार को बिल्डिंग 11 के सामने पार्क किया और डोरबेल बजाने के लिए ऊपर गया। जैसे ही लोहे का गेट धीरे धीरे खुला, उसके सामने कई फरारी कारें एक साथ दिखाई दी। रंगीन बालों और फैशनेबल कपड़ों में एक युवक दरवाजे पर खड़ा था, जो क्यूई युन को थोड़ी संदेह भरी नजरों से देख रहा था। क्यूई युन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं क्यूई युन हूँ। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर लियू शियाओताओ क्यूई युन को विला की दूसरी मंजिल पर ले गई। एक विशाल बैठक कक्ष में पहुंचकर लियू शियाओताओ ने शराब की अलमारी से लाल शराब की एक बोतल निकाली और उसे क्यूई युन की ओर लहराया। क्या आप एक गिलास रेड वाइन लेना चाहेंगे? क्यूई युन मुस्कुराई और मना करते हुए बोली, मैं शराब नहीं लूंगी, मुझे बाद में गाड़ी चलानी है। लियू शियाओताओ ने ज्यादा जोर नहीं दिया, उसने अपने लिए एक गिलास वाइन डाली और क्यूई युन को कॉफी की एक बोतल दे दी। सोफे पर बैठने के बाद उसने अपनी शराब का एक घूंट लिया और फिर कहा, उल्कापिंड के बारे में क्या ख्याल है? उसे बाहर निकालो और मुझे देखने दो। क्यूई युन ने सिर हिलाया और अपने बगल में रखे ब्रीफ केस को खोला, जिसमें न केवल आधा किलोग्राम का उल्कापिंड था, बल्कि वेई ज़ुएमिंग द्वारा उसे दी गई कई रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट भी थीं। श्रीमान लियू, कृपया एक नजर डालिए। लियू शियाओताओ की आंखों में उत्साह की एक चमक कौंध गई। जैसे ही उसने उत्सुकता से अपना शराब का गिलास नीचे रखा, उल्कापिंड को दोनों हाथों से उठाया और सावधानी पूर्वक उसकी जांच करने लगा। यह उल्कापिंड वाकई अच्छी गुणवत्ता का है। इसकी सतह पर बनी परत अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संरक्षित है और इसका रंग भी बेहद खास है। अवलोकन करते हुए वह मन ही मन बुदबुदाया। काफी देर बाद लियू शियाओताओ ने उल्कापिंड को नीचे रख दिया और विश्लेषण रिपोर्टें उठा ली। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह उन्हें समझ पा रहा था या नहीं। तुम उल्कापिंड को कितने में बेचने की योजना बना रहे हो? लियू शियाओताओ ने ऊपर देखकर पूछा।
क्यूई युन ने एक पल के लिए सोचा, यह देखते हुए कि 1 किलोग्राम के उल्कापिंड की नीलामी कीमत 500,000 अमेरिकी डॉलर थी। अपने आधे किलोग्राम के उल्कापिंड को 200,000 अमेरिकी डॉलर में बेचना उचित प्रतीत हुआ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने 2 उंगलियां फैलाईं, तभी लियू शियाओताओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। 2 मिलियन? यह तो वाजिब कीमत है। क्यूई युन स्तब्ध रह गया, अपने मुंह में ही शब्द निगलते हुए बोला, हाँ, मैं व्यापार में हमेशा निष्पक्ष और तर्कसंगत रहता हूँ। लियू शियाओताओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन फिर जैसे उसे कुछ याद आया और उसने भौहें चढ़ा लीं। उसने शराब का एक घूंट लिया और धीरे से कहा, मैं आपकी कीमत स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन इस महीने के लिए मेरी सारी जेब खर्च हो चुकी है। ची युन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तो क्या आपने तियान्यू हवेली के बारे में सुना है? उसका हस्तांतरण होने वाला है। मैं उस परिसर में 160 वर्ग मीटर का 4 बेडरूम वाला अपार्टमेंट आपके उल्कापिंड के बदले में दे दूंगा। कैसा रहेगा? लियू शियाओताओ ने लापरवाही से कहा। क्यूई युन थोड़ा चौंक गई। एक अपार्टमेंट? उन्हें तियान्यू मेंशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन 160 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट की कीमत लगभग 2 मिलियन होनी चाहिए और संयोग से वह एक बड़ा घर लेने की योजना बना रहे थे, इसलिए यह प्रस्ताव पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं था। जल्दी की कोई बात नहीं है, आप आराम से सोच विचार कर सकते हैं और मुझे आपकी विश्लेषण रिपोर्ट की पुष्टि भी करनी है। लियू शियाओताओ ने आगे कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगली मुलाकात में हम लेन देन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं वापस जाकर इस पर विचार करूंगा, क्यूई युन ने जवाब में सिर हिलाया। विला क्षेत्र छोड़ने के बाद क्यूई युन सीधे तियान्यू मेंशन कॉम्प्लेक्स की ओर रवाना हो गई। यह जगह ग्वांगहुई ग्रुप के अंतर्गत आने वाली रियल एस्टेट कंपनी द्वारा बनाई गई थी और यह काफी विशाल थी, जिसमें 30 से अधिक इमारतें थीं। आसपास के स्कूल, सुपरमार्केट, अस्पताल और अन्य सुविधाएं काफी व्यापक थीं और वर्तमान कीमत 12,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी। उस समुदाय का वातावरण काफी अच्छा था और आसपास घूमने के बाद क्यूई युन कुछ हद तक आकर्षित हो गई। घर लौटकर वह इस बारे में सोच रहा था कि इस मामले पर झाओ किंग से कैसे चर्चा की जाए, तभी अचानक वेई ज़ुएमिंग ने फोन किया और उसे मिलने के लिए आमंत्रित किया। क्यूई युन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि महज कुछ घंटों के बाद ही दूसरा पक्ष उससे मिलने के लिए इतना उत्सुक क्यों था, लेकिन वह तुरंत सहमत हो गया। उन्होंने स्कूल के पास एक चाय घर में मिलने का इंतजाम किया। जब वह चाय घर पहुंचा तो वेई ज़ुएमिंग पहले से ही एक कोने में इंतजार कर रहा था और उसके अलावा एक और बुजुर्ग सज्जन थे जो परिचित लग रहे थे। अरे, क्या तुम हो बच्चे? जैसे ही क्यूई युन पास आया, वेई ज़ुएमिंग के बगल में बैठा बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, महोदय, मुझे इतनी जल्दी दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्यूई युन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। वेई ज़ुएमिंग ने हैरानी से अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, कल रात तुमने जो माओताई पी थी वह इसी युवक से मिली थी। यह वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने पहले शी फेंग की दुकान से क्यूई युन की जेब घड़ी खरीदी थी। यह सुनकर वेई ज़ुएमिंग ने संदेह भरी निगाहों से क्यूई युन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास तो काफी अच्छी चीजें हैं बच्चे। ची युन दिल खोलकर हंसी, ये सब संयोग से ही मिले हैं। वैसे क्या मैं उस सज्जन का नाम पूछ सकती हूँ? उनका नाम यू किशुआन है, जो संग्रहालय के उप निदेशक हैं। वेई ज़ुएमिंग ने सीधे तौर पर उनकी पहचान उजागर की। ची युन ने अपना हाथ उठाया और आदरपूर्वक उसे जोड़कर कहा, तो आप निदेशक यू हैं। आपको न पहचानने के लिए क्षमा चाहता हूँ। यू किशुआन ने हाथ हिलाते हुए हल्की सी मुस्कान दिखाई और कहा, नामों पर ध्यान मत दो बच्चे। क्या माओताई सचमुच आखिरी बोतल थी? हाँ, सचमुच बहुत बढ़िया थी, क्यूई युन ने ईमानदारी से जवाब दिया। अगर मुझे फिर कभी ऐसी बढ़िया शराब मिले तो मैं निश्चित रूप से निर्देशक यू को इसे चखने के लिए आमंत्रित करूंगा। यू किक्सुआन ने आह भरी। वेई ज़ुएमिंग ने चायदानी उठाई और उनके कपों में चाय भर दी, फिर उन्हें याद दिलाते हुए कहा, चलिए मुख्य मुद्दे पर बात करते हैं। यू किशुआन ने सिर हिलाया, आगे झुकी, क्यू युन की ओर मुस्कुराई और कहा, बच्चे, हमने बूढ़े वेई से तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कहा था ताकि तुम्हारे उल्कापिंड के मामले पर चर्चा कर सकें। ओह, डायरेक्टर यू को भी इसके बारे में पता चल गया है। क्यूई युन ने भौहें उठाकर वेई ज़ुएमिंग की ओर देखा। क्या आपको उल्कापिंडों में दिलचस्पी है? यह मैं नहीं हूँ, कुछ विभाग आपके उल्कापिंड में बहुत रुचि रखते हैं, यू किक्सुआन ने स्पष्ट रूप से समझाया। उस चंद्र उल्कापिंड में कुछ तत्व एक विशेष पदार्थ से बहुत मिलते जुलते हैं जिस पर वे वर्तमान में शोध कर रहे हैं। क्यूई युन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। सच कहूँ तो मुझे इस उल्कापिंड के लिए पहले ही एक खरीदार मिल गया है। तय कीमत 2 मिलियन है और सौदा कल के लिए निर्धारित है। हालांकि चूंकि आप दोनों यहाँ हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता हूँ। अगर कीमत लगभग समान है तो मैं इसे आपको बेचने को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर दोनों बुजुर्ग व्यक्तियों ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा।
वेई जुएमिंग और यू किशुआन ने एक दूसरे को देखा, जिससे उनकी थोड़ी बेबसी झलक रही थी। यू किशुआन ने गला साफ करते हुए कहा, अहम क्यूई युन, शायद आपको गलतफहमी हुई है। हम आपका उल्कापिंड खरीदने की योजना नहीं बना रहे हैं। चाहे वह संग्रहालय हो या वे विभाग, वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान बजट बहुत सीमित हैं। इसलिए उच्च अधिकारी उम्मीद करते हैं कि आप उस चंद्र उल्कापिंड को संग्रहालय को दान कर देंगे और फिर शोधकर्ताओं को इसका अध्ययन करने देंगे। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि वेई जुएमिंग की निगाहें भी खिड़की से बाहर देखते हुए टालमटोल करने लगी। क्यूई युन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मुंह खुला रह गया और एक लंबे विराम के बाद उसने भावहीनता से जवाब दिया, क्या यह डकैती है? बच्चे, जरा संभल कर बोलो, इसे दान कहते हैं। यू किशुआन ने उसकी ओर देखा और आगे कहा, तुम यूं ही दान नहीं कर रहे हो। संग्रहालय तुम्हें मुआवजे के तौर पर 2000 युआन और एक सम्मान प्रमाण पत्र देगा। क्यूई युन ने होठों को चटकाते हुए कहा, आपका संग्रहालय तो वाकई बहुत उदार है ना? अगर सामने वाले ये पुराने परिचित दोस्त न होते तो क्यूई युन शायद तुरंत ही वहां से चली जाती। क्या वे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? $2 मिलियन की वस्तु को $2000 में बेचते हैं? यू किशुआन ने बेबसी से आ भरी कि युन, मुझे पता है कि शर्तें थोड़ी कठोर लग रही हैं, लेकिन संग्रहालय का धन सीमित है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको यह समझना होगा कि इस उल्कापिंड का मूल्य केवल मौद्रिक नहीं है, अनुसंधान में इसका योगदान अमूल्य है। वेई जुएमिंग ने बीच में कहा कि युन, इस मामले में कुछ हद तक मेरी भी गलती है। आज सुबह क्लास के दौरान एक छात्र ने उल्कापिंड की तस्वीरें ऑनलाइन लीक कर दी। फिर भी यू ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। उस चंद्र उल्कापिंड में मौजूद कुछ पदार्थ हमारे देश के अंतरिक्ष प्रयासों में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और एक बड़ी सफलता हमें उन प्रमुख शक्तियों से आगे निकलने में मदद कर सकती है। अध्याय 120 से 116 हिसाब चुकता करना, दुगुनी लंबाई। अध्याय 116 हिसाब चुकता करना, दुगुनी लंबाई। ची युन चुपचाप काफी देर तक दोनों बूढ़े आदमियों की बातें सुनता रहा, बिना किसी तरह की भावना के हमेशा शांत भाव बनाए रखता रहा और अंत में उसने बस हल्के से अपना सिर हिला दिया। मुझे खेद है सज्जनों, मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूं और मैं वास्तव में देश के वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देना चाहता हूं, लेकिन कृपया मुझे क्षमा करें कि मैं आपके अनुरोध से सहमत नहीं हो पा रहा हूं। जैसा कि पुरानी कहावत है, सफल होने पर व्यक्ति दुनिया की मदद करने का प्रयास करता है, असफल होने पर व्यक्ति अपने स्वयं के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। मैं अब भी ऐसी उच्च वैचारिक जागरूकता के बिना एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। इस समय उनका रवैया बिल्कुल स्पष्ट था। वेई जुएमिंग और यू किशुआन ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ने बेबसी से आह भरी। यू किशुआन एक पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, उनकी आवाज में थोड़ी गंभीरता थी कि युन, हम आपके विचारों को समझते हैं। चलिए इसे इस तरह करते हैं, हम संबंधित विभागों से फिर से संपर्क करेंगे और आपको अधिक मुआवजा देने की कोशिश करेंगे। भले ही यह 2 मिलियन तक न पहुंचे, लेकिन कम से कम इससे आपको हमारी ईमानदारी का पता चल जाएगा। हम एक ऐसा समझौता खोजने की कोशिश करेंगे जो अनुसंधान की जरूरतों को पूरा करे और आपके हितों की भी रक्षा करे। यह कैसा रहेगा? क्यूई युन ने कुछ देर सोचा और सहमति में सिर हिलाया। डायरेक्टर यू, मैं आपको बातचीत और समन्वय के लिए कुछ समय दे सकती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जल्द से जल्द स्पष्ट जवाब देंगे। आखिरकार मैंने खरीदार के साथ पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया है और मैं उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करा सकती। यदि अंतिम परिणाम से भी मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ तो मुझे मूल योजना के अनुसार ही लेन देन को आगे बढ़ाना होगा। यू किशुआन ने तुरंत जवाब दिया कि युन, निश्चिंत रहें, हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेंगे। हम एक ऐसा समाधान निकालने की उम्मीद करते हैं जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो और उल्कापिंड का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जा सके और आपको कोई नुकसान न हो। तो मैं यह आप दोनों सज्जनों पर छोड़ता हूँ, मैं आपके समाचार की प्रतीक्षा करूंगा। इतना कहकर क्यूई युन खड़ी हुई, मुड़ी और चायखाने से चली गई। उसे जाते हुए देखकर वेई जुएमिंग और यू किशुआन ने फिर से आह भरी, क्योंकि वे जानते थे कि जब से उन्होंने यह काम अपने हाथ में लिया था तब से यह आसान नहीं था। चायखाने से निकलने के बाद क्यूई युन तुरंत घर नहीं लौटा, बल्कि उसने अपना फोन निकाला और झांग दयोंग का नंबर डायल किया। जैसे ही उन्हें झांग के नए जिले के लोक सुरक्षा ब्यूरो में तबादले की खबर मिली, उन्होंने उनसे मिलने और उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की इच्छा से ऐसा करने का सोचा। दूसरी तरफ झांग दयोंग को उनका फोन आने पर काफी आश्चर्य हुआ। हेलो श्रीमान क्यूई, क्या आपको कुछ चाहिए? क्यूई युन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, कुछ खास नहीं, बस एक दोस्त से सुना कि तुम्हारा तबादला बर्ड सिटी में हो गया है। पिछली बार हमारी बातचीत सिर्फ फोन पर हुई थी और हमें मिलने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर आपके पास समय हो तो मैं आपसे मिलने आना चाहूंगी। झांग दायोंग थोड़ा हैरान था, वह कल ही आया था और दूसरे पक्ष को इतनी जल्दी इसके बारे में पता चल गया, जो उसके प्रभावशाली नेटवर्क को दर्शाता है। वह तुरंत दिल खोलकर हंसे और बोले, हाँ, श्रीमान क्यूई, आप तो बड़े दयालु हैं।
मैं पिछली बार आपसे मिलना चाहता था और संयोग से अब मेरे पास कुछ खाली समय है, इसलिए यदि आपके लिए सुविधाजनक हो तो क्यों न आप मेरे कार्यालय में आकर थोड़ी बातचीत करें। क्यूई युन प्रसन्न हुई और बोली, ठीक है, मैं अभी वहां जाती हूँ। फोन रखने के बाद उसने एक चाय की दुकान ढूंढी और चाय के 2 डिब्बे खरीदे जो बहुत महंगे नहीं थे, जिनकी कीमत 1000 युआन से थोड़ी अधिक थी। पहली मुलाकात में कोई महंगी चीज ले जाना दूसरे पक्ष को इस बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकता है। इसके बाद वह सीधे न्यू डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो गए, वहां पंजीकरण कराया और झांग दयान के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचने से पहले अपनी पहचान सत्यापित करवाई। क्यूई युन ने हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अंदर आओ की आवाज सुनकर उसने दफ्तर का दरवाजा खोल दिया। डेस्क के पीछे 40 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति बैठा था, जिसने साफ सुथरी इस्त्री की हुई पुलिस वर्दी पहन रखी थी और वह असाधारण रूप से उत्साही दिख रहा था। क्यूई युन मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोले, निर्देशक झांग, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पिछली बार व्यस्तता के कारण आपसे मिल नहीं पाए थे और आज आखिरकार मुझे मौका मिल गया। झांग दायोंग खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए क्यूई युन से हाथ मिलाया। श्री क्यूई, कृपया बैठिए। पिछली बार आपसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करने का मौका नहीं मिला था और आज यहाँ मिलना संयोग ही है। वह अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। बर्ड सिटी में उसका स्थानांतरण होने का महत्वपूर्ण कारण काफी हद तक एक वांछित अपराधी को पकड़ने में उसकी सफलता थी। यह सब उसके सामने खड़े व्यक्ति की बदौलत था, इसलिए झांग के मन में क्यूई युन के प्रति गहरी कृतज्ञता थी। ची युन दिल खोलकर हंसी, उसके बगल में सोफे पर बैठ गई और चाय के 2 डिब्बे मेज पर रख दिए। मैं क्षमा चाहता हूँ निर्देशक झांग, जल्दबाजी में आने और कोई उपहार तैयार न करने के लिए। संयोगवश कार में चाय के 2 डिब्बे थे, इसलिए मैं उन्हें ले आया, कृपया बुरा न माने। झांग दयोंग ने चाय के 2 डिब्बों पर नजर डाली और हंसते हुए कहा, आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आप लाए हैं इसलिए मना करने से मैं तुच्छ लगूंगी। मेरे दफ्तर में चाय खत्म हो गई है, तो चलिए देखते हैं आपकी चाय का स्वाद कैसा है। फिर उन्होंने वाटर डिस्पेंसर के पास से 2 डिस्पोजेबल पेपर कप लिए, चाय का डिब्बा खोला और सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बुरा नहीं है। ची युन को यकीन नहीं था कि उसका मतलब चाय के अच्छे होने से था या इसका कोई और निहितार्थ था। बहरहाल उन्हें बिना ज्यादा छलकपट के सीधे साधे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता था। झांग दायोंग ने दोनों कपों में गर्म पानी डाला और एक कप क्यूई युन को देते हुए कहा, श्री क्यूई, मेरे कार्यालय में सीमित सुविधाएं हैं, मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी अच्छी चाय को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। हाँ, क्यूई युन हंसते हुए बोला और सिर हिलाते हुए बोला, डायरेक्टर झांग, मुझे मिस्टर क्यूई मत कहिए, यह अजीब लगता है, मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए। झांग दायोंग दिल खोलकर हंसी और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, ठीक है। कि युन, मैं पिछली बार के लिए आपको ठीक से धन्यवाद देना चाहता था। आपके द्वारा दिए गए सुरागों की बदौलत हम उस वांछित अपराधी को पकड़ने में सफल रहे। कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त होता है फिलहाल के लिए। इस यात्रा को सही मायने में परिभाषित करने वाली चीज केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विकल्प है और प्रत्येक निर्णय किस प्रकार आगे आने वाली घटनाओं को नया आकार देता है। अब से हर निर्णय के गंभीर परिणाम होंगे। यदि आपको व्याख्यात्मक काल्पनिक कहानियां पसंद है, तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए सदस्यता ले सकते हैं।